शुक्रिया नासिर। तो ये थी हमारे सहयोगी नासिर अली जैदी जो पूरा बता रहे थे। हम बता दें आपको कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुला ली गई है। कल 11-12 बजे के आसपास बैठक होगी, जिसमें सेंट्रल ऑब्जर्वर केसी वेणुगोपाल सांसद है, उन्हें बना करके भेजा है, और अविनाश पांडे जो राजस्थान के प्रभारी हैं वो रहेंगे। इस बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से अभी जो सामने तस्वीर बन रही है उस लिहाज से कांग्रेस सरकार बना रही है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे आप देख सकते हैं। इस वक्त राजस्थान के मैजिक नंबर छू करके भी आगे है, 88 और 17। ये रुझान और सीट जो जीती हुई है उनको मिलाकर के भी अगर हम बात करें तो 105 का आंकड़ा पहुंचता है। ये जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए काफी कहा जा सकता है। चौंकाने वाली तस्वीर राजस्थान विधानसभा की बन रही है। इतना तो तय है कि जो मैंडेट मिला है कांग्रेस को भी वो वैसा नहीं है कि जिस तरह से बीजेपी को 2018 में खामियाजा उठाना पड़ा है। एक जो आरोप लग रहे थे उन पे, लेकिन भाजपा के नेताओं को दिखाई नहीं दे रहे थे। आरोप एक अहंकार के लग रहे थे। प्रदेश में अक्सर लोग ये कहा करते थे कि अहंकार की भाषा है, लेकिन अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, फीडबैक कैसा था, क्या था वो मालूम नहीं है। लेकिन ये लगातार चर्चा थी। कुछ ऐसे इश्यूज रहे जो समय रहते बीजेपी उन्हें भाप नहीं पाई। मीडिया में अगर कोई लिखता भी था तो उसे कहा जाता था कि बायस्ड होकर के लिखा जा रहा है, और अगर कोई सवाल पूछता था इनके दिग्गजों से तो ये कहा जाता था कि आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक अहंकार की झलक होती है, और समय रहते इन चीजों को भापना चाहिए। आप यकीन किसी पे मत करिए, लेकिन आपके पास इतना बड़ा सिस्टम होता है, उसको लेकर के आप अपनी चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश करिए। तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 लोग अगर कोई बात कह रहे हैं तो कहीं सत्य तो नहीं है। खैर चलिए, कुछ हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। कुछ दिग्गज, कुछ मुद्दों से जुड़े जो लोग जिन पे लगातार बीजेपी ने आक्रमण किया 2013 के अंदर, और 18 में वो लोग अपनी जीत दर्ज करा पाए हैं। वो परिवार जिन पे ये हमला था, मैं 3 लोगों के नाम गिनाना चाहूंगा इस वक्त। महिपाल मदेरणा जो भंवरी देवी केस में अंदर गए, मलखान विश्नोई भंवरी देवी केस में अंदर गए, और बाबूलाल नागर। ये 3 वो चेहरे थे जिनमें 2013 पर कांग्रेस को काफी डिफेंसिव होना पड़ा था, और बीजेपी एग्रेसिव होकर के कांग्रेस के नेताओं पे करैक्टर को लेकर के और सवाल खड़े कर रहे थे। और यह कहा जा रहा था क्योंकि बाबूलाल नागर के भाई हजारी नागर जो जिला प्रमुख थे उन्हें टिकट दिया गया था, लीला मदेरणा महिपाल मदेरणा की पत्नी ओसिया से उन्हें टिकट दिया गया था, मलखान विश्नोई उनकी माताजी को टिकट दिया गया था। लेकिन अब बाबूलाल नागर खुद चुनाव लड़े, इंडिपेंडेंट, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। दिव्या मदेरणा महिपाल मदेरणा की पुत्री, उन्हें टिकट दिया गया, और महेंद्र विश्नोई मलखान विश्नोई के पुत्र, उन्हें टिकट दिया गया। तीनों ही जीत की दर्ज करा दी है, और आरोपों को एक तरह से कह सकते हैं कि जनता ने खारिज किया है। इसी तरह से 2 बार हारने के बाद जो टिकट कटे, सिंपैथी कह सकते हैं इसे, आलोक बेनीवाल कमला बेनीवाल के सुपुत्र, उनका टिकट काट दिया गया था जयपुर शाहपुरा से। संयम लोढ़ा का टिकट काटा गया सिरोही से, और तीसरे लक्ष्मण मीणा बस्ती जयपुर से टिकट काट दिया गया था 2 बार हारने के कारण। तीनों ही जीत गए, ये सिंपैथी कह सकते हैं इसे। और वसुंधरा सरकार के 19 मंत्री चुनाव हार गए हैं। ये एक बड़ा एक बीजेपी के लिए झटका कह सकते हैं। हालांकि प्रतिपक्ष से मजबूती के साथ में उभर रहा है, सरकार कांग्रेस की बनेगी, लेकिन जिस तरह से पिछली बार एक टेम्पो ट्रेवलर के सदस्यों के रूप में कांग्रेस के साथी जीत करके आए थे, उससे हाउस में जो बैलेंस होना चाहिए था वो उसका बड़ा अभाव रहा। यही वजह रही कि जो बैठकें हैं वो कम होती रही। इस हंगामे को किसी भी तरह से ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, अगर अपोजिशन कोई बात भी उठा रहा था तो। खैर चलिए, मैं वापस हमारे पैनल पे लौटूंगा। खानुखा बुधवाली जी हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, विष्णु कोलवाल जी बीएसपी के राजस्थान के प्रवक्ता हमारे साथ में है, और मुकेश भारद्वाज साहब ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं। मुकेश जी को हम इस वजह से जोड़ रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि सैटरडे को जब ये मैंडेट को लेकर के चर्चा चल रही थी, हर व्यक्ति जोड़ बाकी गुना भाग एग्जिट पोल इन पे चर्चा कर रहा था, तब हम ज्योतिष पोल पे गए थे, और ज्योतिष पोल पे मुकेश भारद्वाज जी ने कहा था कि सरकार कांग्रेस बनाएगी, 100 भी क्रॉस कर जाएगी, लेकिन जो कुछ चल रहा है कि 150 सीट आ जाएंगे, 140 सीट आ जाएंगे, एक मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में आंकड़ा
बीजेपी का भी मिलेगा, वो अभी मुझे तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। मुकेश जी, ये आपके पूरी जो भविष्यवाणी आपने की थी उस पर ठप्पा लग रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस जो मैंडेट अभी सामने दिखाई दे रहा है उसको? बिल्कुल, ये देखिए, हमने जिस दिन बात की थी उस दिन भी बहुत साफ था कि ये एक ऐसी जीत है जो निश्चय ही इस मामले में नरेंद्र मोदी जी की जो आर्थिक, हमने कहा था कि जिन चीजों के ऊपर उनको मैंडेट मिला था वो अलग मैंडेट था, और उन्होंने सारे कार्य किए आर्थिक मुद्दों पर। आर्थिक मुद्दों पर वो बहुत ही उनकी योजनाएं असफल रही, और उन असफल योजनाओं का जो हमने सितारों से भी जोड़ा था उसे, कि बुध, मरकरी जो एक सितारा है, उसके ऊपर उन्होंने काम किया, जबकि उनको जुपिटर यानी कि बृहस्पति के लिए उनको मैंडेट मिला था, और वो उसमें असफल रहे। जिस दिन यहां पोल हुआ उस दिन भी ये स्थिति रही कि बृहस्पति का जो सितारा है वो बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा था, आधे दिन ही बृहस्पति उदित था, आधे दिन नहीं था, इसने भी रोल निभाया। और इसके साथ साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो था अशोक गहलोत को फ्री हैंड नहीं मिलना, जिस बात के लिए मैं बहुत ही आश्वस्त था कि जब अशोक गहलोत को फ्री हैंड नहीं मिला है तो ये 100-105 से ऊपर नहीं जा सकती चीज। मुकेश जी, एक सवाल मेरा होगा भी यहाँ पे, जब आप बात यही कर दी है तो मुख्यमंत्री के लिए ये मैंडेट के बाद में किसके पक्ष में ग्रह दिखाई दे रहे हैं? समय किसके अनुकूल, सचिन पायलट या अशोक गहलोत, या कोई तीसरा होगा? बिल्कुल, अगर ये मैंने आपको, अपन ने उस दिन भी ये डिस्कशन हुआ था, और अपने शनिवार को अपन ये बात करके वो हुए थे कि ये हर हाल में अशोक गहलोत की सहमति से ही होगा। अगर किसी तौर ऐसा नहीं हो सकता कि अशोक गहलोत को इग्नोर करके अगर ये डिसीजन लिया गया तो सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी, उस मुख्यमंत्री को बीच में बदलना पड़ेगा। और अगर अशोक गहलोत इसको को दिया जाएगा तो ये बहुत समझदारी से, बहुत जो है ये डिसीजन होगा, और जिसको भी वो देना चाहे, मतलब खुद तो बनना चाहे तो खुद तो बन ही जाए, मतलब वो बन जाए तो उसको तो कोई फिर बात ही नहीं बचती है, फिर उसके बाद तो सबको सेटल हो ही जाएगा, बड़ी आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन बाय द वे ऐसा हुआ कि उन्होंने किसी को तय किया तो, और उनकी सहमति रही तो ही वो 5 साल पूरी कर पाएंगे, अदरवाइज इसमें बहुत दिक्कतें आएंगी बीच में। तो चलिए, तो विधायक दल की बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अशोक गहलोत काफी असरदार भूमिका में रहेंगे, खुद मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, अदरवाइज उनकी सहमति को तरजीह दी जाएगी। सीपी जोशी जीते हैं इस चुनाव में, बिल्कुल वो एक मुख्यमंत्री का फेस थे, कुछ तीसरे नाम पे भी कहीं चर्चा संभव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, आप हैरान हो जाएंगे। अभी उस दिन भी अपन बात कर रहे थे कि अपन बात की थी डार्क हॉर्सेस के बारे में। मैंने एक चीज कही थी कि कुछ लोग ऐसे निकल करके आएंगे जो जिनको आपने अभी गिनाया कि जिनकी कोई अभी गिनती ही नहीं है, मतलब उनको कोई आप गिन ही नहीं रहे। सितारे, राहु एक ऐसी जगह बैठा हुआ है, लोग इसको बड़े हैरान होके सुन रहे होंगे, जो ज्योतिष में बिलीव करते हैं उन्हें पता है ये बिल्कुल गणना है, और ये गणना हर, आप देखें कि इसको कतई किसी धर्म से या किसी किताब से जोड़कर ना देखें, ये बिल्कुल सितारों की गणना है। गणना बिल्कुल आप सही तरीके से अगर शांत मन से बिना बायस हुए अगर करना चाहें तो बहुत बेहतर आप इसको कर सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से अगर इस चीज को देखें तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यहां पर एक ऐसे व्यक्ति का नाम, ऐसे व्यक्ति की चर्चा जरूर होगी जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अलावा होगी। इस पर चर्चा अवश्य होगी। उसका होता क्या है वो एक अलग बात है। यहां एक बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों के बीच से भी वो 25 लोग निकल करके आ रहे हैं जो जीत अपनी दर्ज करा रहे हैं अलग अलग पार्टियों से, चाहे छोटी पार्टी, नई पार्टी हो या कोई निर्दलीय हो या जैसा भी है। तो इसी तरह से वो एक व्यक्ति बिल्कुल छिपा हुआ, उसके नाम की चर्चा हुए बगैर ये चर्चा पूरी नहीं होगी मुख्यमंत्री की। चलिए, खानुखा बुधवारी साहब के पास आना चाहूंगा। खानुखा जी, सरकार की स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही है, 100 क्रॉस कर चुके, मैजिक नंबर आपके हाथ में आ चुका है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री का कोई मुद्दा बचता है? देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान की जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस भारत सरकार का अंत करके एक नई सरकार, नया रूप एक राजस्थान में लाने का प्रयास किया, जो पहले भी कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा शासन दिया। और कल हमारी विधायक दल की मीटिंग होगी और जो हमारे पर्यवेक्षक आए, और कल 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है। उसमें यह तय होगा कि अगला हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, एक अच्छा नेतृत्व है, एक अच्छा जो इस सरकार में जो जन विरोधी नीतियां रही है, हम उनको किस तरह से एक नए रूप में जनता को एक नया आयाम कैसे दे पाए, और एक कांग्रेस जो जनता के साथ जो वायदा करके आई है, एक जनता के अनुसार जो जनता जो चाहती है वो सरकार चले,
और एक ब्यूरोक्रेसी सरकार नहीं हो कि एक आम जन की सरकार हो, जिसमें आम जन की भावनाओं को किसी तरह की ठेस ना पहुंचे और जनता के की हमेशा हर भलाई को हम मद्देनजर रखते हुए हर निर्णय का स्वीकार करें। चलिए, मैं विष्णु जी आपके पास आना चाहूंगा। हाथी भी काफी रोचकता के साथ ताकतवर हुआ है, ये बात कही जा सकती है। और मैं यहां पे हाथी के ताकत की एक बात कहना चाहूंगा। 2008 की अगर बात करें तो 6 सीट जीत करके आए थे। 2013 की बात करें तो 3 सीट जीत के आए थे। वो बात एक अलग है कि मिस्टर कुशवाहा जो है, उनके को एक आरोप की वजह से अदालत ने उन्हें सजा सुनाई और बीच में इस्तीफा दिया गया और वो फिर उनकी पत्नी बीजेपी से बाई इलेक्शन में जीत गई। फिर भी 2 सीट पूरनमल सैनी जो अभी चुनाव हार गए और मनोज न्यांगली वो भी चुनाव हार गए। 2 सीटें आप लोगों की रही और अभी 6 से 7 सीटें आप लोगों की आ रही हैं। तो किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए योगेंद्र जी, बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी थी और हमने कैडर के आधार पर हमने किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं किया, क्योंकि हमने देखा अगर हम समझौता करेंगे तो हमारा संगठन कमजोर होगा। हमारी पार्टी के नेता बहन मायावती जी ने संगठन को मजबूत करने के लिए तीनों स्टेटों में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और इसका यही कारण था कि संगठन जो हम लोगों ने जो संगठन बनाया था वो संगठन मजबूती से काम करे। आज जो राजस्थान की विधानसभा में जो 7 सीटों पे लगभग हम आगे हैं, तो ये 2008 से हम कुछ आगे हैं और 2013 से हम तिगड़े रूप में ज्यादा हैं। आज जनता ने हम पे जो विश्वास किया है, आज जो हमारे उम्मीदवार जो विधायक जो हमारे जीत के आ रहे हैं, उन पे जो जनता ने विश्वास किया है, वो इस स्थिति पे विश्वास किया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों एक सशक्त और ये पैसे वालों की पार्टियां हैं। उसके बाद गरीब लोगों को जनता ने चुन के विधानसभा में भेजा है। ये राजस्थान का इतिहास बताएगा और बहुजन समाज पार्टी किसी अन्य दल के साथ कोई समझौता नहीं करेगी और बहुजन समाज पार्टी विपक्ष में बैठना पसंद करेगी। चलिए, यहां एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मुद्दों का एक आधार होना चाहिए था, आप लोगों पे एक सवाल खड़ा होता रहा है कि आप वोट का आधार क्या है, वोट किस आधार पे आप मांग रहे हैं। ना आपका कोई मैनिफेस्टो होता है, ना कुछ और होता है। प्रतिपक्ष की कमियां गिना करके ये मायावती का असर या फिर जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे उन स्थानों पे, उन्होंने अपने खुद की योग्यता, उनका वर्चस्व, उनका वजूद, इसके आधार पर वोट मिले? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले सबसे बड़ी रूप में होती है पार्टी। पार्टी से बड़ा वो आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टी सबसे ऊपर पार्टी होती है। और जहां सवाल बताया कि इन लोगों ने जो चुनाव लड़ा, तो देखिए राजस्थान में मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, ये शायद और पार्टी उसको माने कि नहीं माने, राजस्थान में जातिवाद बहुत ज्यादा हावी है और जातिवाद के आधार पर टिकट दिए जाते हैं। तो ये जो कारण जो आप कह रहे हैं कि भाई आप लोगों का कोई घोषणा पत्र तो है नहीं, तो मैं योगेंद्र जी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने घोषणा पत्र बनाए, क्या उन लोगों ने उन पर अमल किया? और अमल करते तो स्थिति नहीं आती राजस्थान में। तो घोषणा पत्र जनता को गुमराह करने के लिए बनाया जाता है। अगर घोषणा पत्र से बनिस्बत, तो जब जो अभी जिस चीज की प्रॉब्लम है, तत्काल जिस चीज की प्रॉब्लम है उस चीज को सोल्यूशन करें, तो वो होता है असली घोषणा पत्र। घोषणा पत्र ये 300 बातें घोषणा पत्र में आप कह रहे हैं कि हम काम में भरोसा करते हैं, काम पे और किसी पे नहीं। हम काम करे जाओ, आगे बढ़े जाओ, यही वजह रही। चलिए, हाँ मुकेश जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा कि सरकार अगर बनती है, कहीं पे कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि सहमति की तो बात आपने कही कि 5 साल के सहज भाव से लग रहा है कांग्रेस का भविष्य प्रदेश में, कि क्योंकि ये जो मैंडेट आता है उसके बाद कुछ उथल पुथल भी मचती है, या तो जोड़ तोड़ की जाती है या फिर कहें कि कोई ना कोई दूसरा चेहरा सामने तैयार होता है कि अगर हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो ये हो सकता है। ऐसे कुछ स्थितियां बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं। यहाँ अगर हमने अशोक गहलोत के हाथ में नहीं दिया इसको, तो निश्चय ही इस चीज का हमें सामना करना पड़ेगा और कांग्रेस को इस चीज का सामना करना पड़ेगा कि वो ऐसी स्थिति की तरफ जा सकते हैं जहां पर कुछ जिसको संभालने के लिए वापस अशोक गहलोत की जरूरत हो। क्योंकि अशोक गहलोत ने एक बात कही है पत्रकारों को चाय पिलाते पिलाते कि अभी आप लोग इंतजार करिए, पार्टी आला कमान जो भी कुछ कहते हैं उस पर भरोसा रखना चाहिए और हम एक संगठन के एक सच्चे सिपाही के नाते उसे फॉलो करना चाहिए। उन्होंने ये बात पहली बार कोट करके राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कही है कि एज ए
जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी ऑर्गेनाइजेशन। बताइए। इस नाते मैं सबको निर्देश भी दे रहा हूं कि आला कमान की भावनाओं का सब ख्याल रखें और वो जो निर्देश देते हैं उसकी सबको पालना करनी है। ये कुछ संकेत इंगित करता है? बिल्कुल करता है। आप देखिए ना, यहां अगर हम देखें आला कमान मतलब राहुल गांधी ने इस पूरे चुनाव के अंदर अगर हम देखें तो किस तरीके से अपनी एक तरह से बहुत क्लियरली ये शो किया था कि जो तय करेंगे वो सचिन पायलट तय करेंगे और उनको केंद्र की राजनीति देखनी, मतलब ये एक तरह से डिवाइडेशन करने की कोशिश की गई। लेकिन दोनों नहीं, अशोक गहलोत ने भी और सचिन पायलट ने भी अपने आप को खुद को ही डिक्लेयर कर दिया अपनी सीट। मतलब ये बहुत ही कमाल की बात थी और इससे साफ जाहिर हुआ कि ये दोनों के बीच में उस तरह का वो नहीं है। जबकि अशोक गहलोत साहब का कहना ये था, शायद मतलब मैं जो समझ पाता हूं एक कुंडली के आधार पर, कि अगर उनके डिक्लेरेशन सेकंड लिस्ट में होता या नहीं होता तो इतना खराब मैसेज आता है 100 सीटें भी आना भारी पड़ जाता, मतलब इससे भी नीचे चला जाता ग्राफ कांग्रेस का और बड़े आराम से बीजेपी सरकार बना रही होती है उस स्थिति के अंदर। तो वो बहुत जो है उनका एक समझदारी भरा फैसला था कि उन्होंने बाय फोर्स अपने आप को लीडर डिक्लेयर कर दिया कि भाई हाँ मैं मुख्यमंत्री हो सकता हूं। तो जनता ने आश्वस्त होकर के वोट दे दिया। दूसरी जो चीज थी जो सचिन पायलट की कुंडली के बारे में कहते हैं, वो एक बहुत सुलझे हुए मैनेजर है। लोगों के बीच उनकी अभी आधार, उनका व्यक्तित्व सामने नहीं आया है, उनकी कैपेबिलिटी सामने नहीं आई। इसके मायने ये नहीं है किसी भी तौर पर कि सचिन पायलट कोई कमजोर व्यक्ति है। उन्होंने कहां से कांग्रेस को एक बहुत ही निम्नतम स्तर से कांग्रेस को उठा करके एक जीत के मुहाने तक लेके आए हैं, एक नई कांग्रेस बनाई है, युवाओं की कांग्रेस बनाई है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आए हैं जो बिल्कुल एक कंपनी, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, एक मैनेजर की तरह से जिसको दायित्व सौंपे उन्होंने दायित्व पे काम किया। एक और चेहरा यहाँ पर योगेंद्र जी बहुत उनका नाम लेना बहुत मुनासिब होगा, हालांकि किसी भी उभरते नेता का जब आप नाम लेते हैं थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास एक नाम जरूर लेना चाहेंगे जिनके ऊपर जो एक तरह से टीम की तरह से काम यहाँ पर किया गया, जिन्होंने एक तरह से पूरा बीजेपी को अगर हिला के रखा, किसी ने पूरे 5 साल यहां से जयपुर से एक कमान संभाली, उस व्यक्ति की अगर चर्चा नहीं की जाए तो ये एक तरह का वो रहेगा। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक पूरी जिम्मेदारी संभाली और पूरी तौर पर 5 साल सड़क पर उतरे और उतर करके एक कहना चाहिए कि हर छोटे और बड़े मुद्दे पर एक सरकार को घेरा। राजस्थान में और जगहों से भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन यहां बहुत प्रोमिनेंटली जयपुर के अंदर ऐसा हुआ। और तो उनकी भी कुंडली एक बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है जो ताकत देती है सचिन पायलट को। ये कुछ ऐसे 10-5 चेहरे जो सचिन पायलट ने अपनी कहते हैं ना कि बहुत। चले एक बड़ी खबर ये कही जा सकती है बीजेपी के लिए, राजेंद्र राठौड़ चुनाव जीत गए हैं। काफी वहां के बाद ग्रेट राठौड़ चुनाव जीत गए हैं। राजेंद्र राठौड़ का ये 7वां चुनाव है जो वो चुनाव जीते हैं और राठौड़ एक ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक कद्दावर नेता और बीजेपी के लिए एक बड़ी बात उनकी कही जा सकती है उनका जीतना। काफी कष्ट में वो फंसे हुए थे और मंत्रिमंडल के जो गिने चुने सदस्य जीते हैं उनमें से एक राजेंद्र राठौड़ भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन जीते हैं। एक बार मैं छोटा सा आपको बताना चाहूंगा। वसुंधरा राजे खुद जीती हैं और कालीचरण सराफ जीते हैं, लेकिन रिकाउंटिंग उनकी चल रही है। गुलाबचंद कटारिया चुनाव जीत गए हैं, राजेंद्र राठौड़ चुनाव जीत गए हैं, वासुदेव देवनानी, अनीता बघेल चुनाव जीत गई हैं, पुष्पेंद्र सिंह राणावत चुनाव जीते हैं, ओटाराम देवासी हार गए हैं, धन सिंह रावत हार गए हैं, कमसा मेघवाल हार गई हैं। यानी कि 3 से 4 लोग जीते हैं। जीतने वाले में वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया, किरण माहेश्वरी और अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी हैं जो चुनाव जीत पाए हैं। बाकी ज्यादातर लोग चुनाव हार गए हैं। यानी कि वसुंधरा कैबिनेट जिनके जिम्मा था विकास की योजनाओं को आगे लेकर के जाने का और जिनके भरोसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी वसुंधरा जी ताल ठोक रहे थे कि हमारी योजनाएं आम जन तक पहुंची हैं, स्वराज संकल्प के बाद हम गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि राजस्थान गौरवान्वित महसूस करे कि सरकार दूसरी बार आ रही है, जिसके लिए स्लोगन भी दिया था कि भाजपा फिर से। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का जो हाथ है वो मजबूत हुआ है। आम जन का साथ कांग्रेस के हाथ को मिला साथ, ये एक स्लोगन जन टीवी की ओर से कहा जा सकता है। काफी दिग्गजों की अगर हम बात करें, कुछ रिकॉर्ड मुझे टूटते भी दिखाई दे रहे हैं। जब से नई विधानसभा बनी है लगातार यह बात कही जा रही है कि विधानसभा अध्यक्ष चुनाव नहीं जीतते हैं, लेकिन कैलाश मेघवाल ने इसे मिथक साबित कर दिया है। वो चुनाव जीत गए हैं और काफी टोने टोट के कई चीजों को देखा जा रहा था, लेकिन चुनाव जीत गए हैं। ये एक बड़ी बात कही जा सकती है इस मिथक को तोड़ने के लिए। मैंने जैसे कहा कि जिन दागियों पे, आरोपियों पे
जिनके दागों को उछाला जा रहा था, उनके परिवार के सदस्यों को टिकट दिया तो बीजेपी लगातार उन पे हमले कर रही थी। लेकिन 2018 के चुनाव में वो तीनों परिवार चुनाव जीत गए हैं, जिसमें बाबूलाल नागर खुद रहे। अब यहां पे बात परिवारवाद की अगर कर लें तो परिवारवाद की बात में कई ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव हार गए हैं और जो जीतने वाले चेहरे हैं वो कुछ जीते भी हैं। हारने वाले की अगर हम बात करें, यहां पे तो चौंकाने वाला परिणाम है। देवी सिंह भाटी की पुत्र वधू चुनाव हार गई हैं, वहां से भंवर सिंह भाटी चुनाव जीते हैं। एक नंदलाल मीणा 25 साल से प्रतापगढ़ की राजनीति में वर्चस्व उनका कायम था और लगातार ये कहा जा रहा था कि नंदलाल मीणा या उनके परिवार को हराना बहुत मुश्किल है, चुनाव हार गए हैं और अच्छे वोटों से चुनाव हेमंत मीणा उनके पुत्र हारे हैं। यहां रामस्वरूप लांबा जो हैं उनके प्रति सहानुभूति की बात कही जा रही थी, सांवरलाल जाट के बेटे हैं, चुनाव हार गए हैं। मंजीत सिंह धर्मपाल चौधरी के पुत्र हैं, वो जरूर चुनाव जीत गए हैं। बाकी बीजेपी में 7 लोगों को टिकट दिया गया था जो परिवार से जुड़े हुए हैं, जो मोटे मोटे ध्यान आ रहे हैं, उनमें से 6 लोग चुनाव हार गए हैं। इसी तरह से कांग्रेस में लेकिन इस बार एक रोचक तथ्य सामने आ रहा है कि जो 12 लोग हैं जिन्हें टिकट दिया गया था उनमें ज्यादातर चुनाव जीत गए हैं। इसी तरह से दानिश अबरार चुनाव जीत गए हैं, अबरार अहमद के पुत्र हैं। दिव्या मदेरणा महिपाल मदेरणा की पुत्री है और परशुराम मदेरणा की पोत्री हैं, वो चुनाव जीत गई हैं। रोहित बोरा प्रद्युमन सिंह के पुत्र हैं, चुनाव जीत गए हैं। मीना कंवर खेत सिंह राठौड़ के भतीजे की पत्नी हैं, वो चुनाव जीत गई हैं। वीरेंद्र चौधरी नारायण सिंह के पुत्र हैं, चुनाव जीत गए हैं। विद्याधर चौधरी हरि सिंह चौधरी के पुत्र हैं, चुनाव जीत गए हैं। प्रशांत बैरवा द्वारका प्रसाद बैरवा के पुत्र हैं, चुनाव जीत गए हैं। रीटा चौधरी रामनारायण चौधरी की पुत्री हैं, वो कश्मकश की स्थिति, वहां पे अभी क्लियर पोजीशन नहीं है। गजेंद्र सिंह सक्तावत गुलाब सिंह सक्तावत के पुत्र हैं, वहां भी स्थिति अभी कुछ ऐसी बनी हुई है। प्रशांत शर्मा सहदेव शर्मा के पुत्र हैं, वो चुनाव हार गए हैं। ब्रजेंद्र ओला चुनाव जीत गए हैं, शीशरोम ओला के पुत्र हैं। महेंद्र विश्नोई राम सिंह विश्नोई के पौत्र और मलखान विश्नोई के पुत्र हैं, चुनाव जीत गए हैं। इसी तरह से बात दागियों दल बदलों की करें, हरीश मीणा चुनाव जीत गए हैं। अभिनेश नहरिसी कांग्रेस से भाजपा में गए थे, चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस से बीएसपी, बीएसपी से भाजपा, चुनाव जीत गए हैं। मानवेंद्र सिंह बीजेपी से कांग्रेस में गए थे, चुनाव हार गए हैं। ममता शर्मा कांग्रेस से बीजेपी में गई थी, चुनाव हार गई हैं, वहां रामनारायण मीणा जीते हैं। अशोक शर्मा बनवारलाल शर्मा के पुत्र, धौलपुर की राजनीति में काफी मजबूत नाम है, वो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, चुनाव हार गए हैं। रामकिशोर सैनी बीजेपी में आए थे कांग्रेस से, चुनाव हार गए हैं। कल्पना देवी कांग्रेस से बीजेपी में आई थी, यहां जरूर उन्हें फल मिल गया है, वो चुनाव जीत गई हैं। तो ये दल बदलों का असर रहा। एक बार मैं फिर खानुका जी के पास में जाना चाहूंगा। खानुका जी, कैबिनेट 2008 में देखा तो कैबिनेट हारी, 13 में देखा कैबिनेट के ज्यादातर लोग हारे, 18 में भी मैं यही तस्वीर देख रहा हूं। आपकी हो चाहे सरकार बीजेपी की हो, लगता है राजनीतिक दलों को यह मंथन करना चाहिए कि हम विकास के दावे तो खूब करते हैं, कोई तो ऐसी वजह है कि जनता हमें खारिज करती है। ये कहीं जनता के जेहन में नहीं है कि रिपीट नहीं कर सकती, कि जनता ने एक परंपरा ही बना ली है, विश्वास नहीं जीत पाते राजनीतिक दल, ये कहा जा सकता है। देखिए, राजनीतिक विश्वास तो जीत पाते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष के कारण से जो राजनीतिक व्यक्ति मंत्री बनने के बाद कुछ लोगों से मिलना जुलना बंद कर देना, आम लोगों के टच ना होना और ब्यूरोक्रेसी। खानुका साहब, छत्तीसगढ़ से एक मैसेज है, मैं बस वो एक बार जरा बताना चाहूंगा। रमन सिंह ने इस बात की नैतिक जिम्मेदारी ली है कि हार की एक नैतिक जिम्मेदारी ली है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को इस्तीफा देते हुए उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन नई सरकार के गठन तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। एक भारतीय परंपरा, राज्यों की परंपरा है, उसके अनुसार रमन सिंह ने इस्तीफा दिया है, नैतिक जिम्मेदारी ली है। लेकिन अभी दूसरी जगह से इस तरह की खबरें नहीं आई है कि मध्य प्रदेश या राजस्थान से इस्तीफे की क्या स्थिति होगी, जैसे कुछ होगा हम बताएंगे। चलिए खानुका साहब। लेकिन जब एक राजनीतिक व्यक्ति जब मंत्रिमंडल में आने के बाद आम जनता से जुड़ाव उसका कम हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ मंत्रिमंडलीय सदस्यों की भी गलती हो सकती है, कोई कमी, आम आदमी से मिलना नहीं मिलना, और जो दूसरे एमएलए भी सोचते हैं कि हमारा काम करें, लेकिन वहां जो ब्यूरोक्रेसी और जो वहां के जो सरकारी स्टाफ होता है वो हमेशा चाहे किसी पार्टी के साथ रहा हो, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ किसी भी हद तक चला जाता है और अपने स्वार्थ के लिए उस मंत्रिमंडल के सदस्य को आम आदमी से कट ऑफ कर जाता है। लेकिन जो समझदार, चाहे कांग्रेस के रहे हो या बीजेपी के जो मंत्रिमंडल में सदस्य रहे हो,
वो व्यक्ति हमेशा इस आम जन की छवि को समझते हैं, आम आदमी से मिलना जुलना रहता है, जिसका कार्य करता है, वो शायद कांग्रेस के मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में रहा हो या इस बीजेपी के रहा हो, शायद वो व्यक्ति कम फिसल पाता है। लेकिन अगर वो एक इस जंजाल में फंस के अगर जाल में, और अगर वो अपने ही स्वार्थ के लिए अगर रह जाता है, तो कहीं ना कहीं जनता की उपेक्षा जनता देखो जनार्दन होती है। चाहे किसी भी, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर जनता का आम काम नहीं होता तो वो जनता चाहती है परिवर्तन। परिवर्तन ही हर चुनाव होता है, उसमें कहीं ना कहीं जो नया रिजल्ट आता है वो जनता जनार्दन का एक परिणाम होता है। जी कुलवाल साहब, क्या माना जाए इसे कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, क्योंकि ये परंपरा भी नहीं है और ये मुझे लगता है कि नहीं भी कि वो मैच फिक्स भी है, ये जनता खारिज करती है। कोई तो ऐसी वजह है जिसमें राजनीतिक दल जा नहीं रहे हैं और जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो पता नहीं उस तय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, अभी जो जिस ढंग से मैं ये देख रहा हूं टीवी पर, 26 सीटें करीबन इस समय ये माना जाए कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के मिली है लोगों को। तो जनता का मानस तो यह है कि कोई तीसरी पार्टी के रूप में राजस्थान में कोई दिखे, मगर चूंकि ये दोनों पार्टियां पैसे वालों की पार्टियां हैं, इनसे लड़ने के लिए, इसे संघर्ष करने के लिए पैसा चाहिए। उतना पैसा हम लोगों के पास होता नहीं है लड़ने के लिए। तो आज जिस स्थिति में दोनों पार्टियां हैं, उनका मुकाबला करने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और हमारी सफलता ही राजस्थान की जनता की सफलता होगी। सवाल है योगेंद्र जी, भी आपने बोली, जो आपने लिस्ट गिनाई उसमें आपने बहुत अच्छा नाम गायब कर दिया या गायब हो गया, आप क्या ध्यान नहीं रहा होगा। हमारे जो करोड़ी लाल जी मीणा है, उनकी वाइफ गोलमा देवी चुनाव हार गई। हाँ बिल्कुल, वो स्क्रीन पर चला, रमेश मीणा से चुनाव जीत गए। एक वर्चस्व की बात थी। मैं ये परिवार का वर्चस्व, ये करोड़ी लाल परिवार वर्चस्व। लोगों को ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति जो हमेशा कभी कहीं जो ये चुनाव हारा, तो सबसे बड़ी राजस्थान की अगर कोई हार है तो शायद मुझे किरोड़ी मीणा को तो शायद भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा से वो इस्तीफा भी दे देना चाहिए। उसके जो तीनों आदमी जिन्होंने टिकट दी है, वो तीनों आदमी चुनाव हार गए। तो जनता ये देखते हैं करे किस विश्वास तीसरी शक्ति के रूप में। करोड़ी लाल जी ने 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी को गालियां की और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पर बहुजन समाज पार्टी ये लोगों का लगने लग गया कि सर्व समाज की पार्टी है और सिर्फ गरीबों की पार्टी है। इसलिए अब राजस्थान के में जो अभी हम 7 सीटों पे जो आगे चल रहे हैं, इससे अब प्रमाणित हो रहा है कि जनता तीसरी शक्ति के रूप में राजस्थान में देखना चाहती है। तो ये विकल्प बन क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि ये जो परंपराएं हैं, आपको लगता है कि 5-6 अभी तक जो आंकड़ा है 6 से ज्यादा शायद बीएसपी का गया नहीं है, ये एक हाईएस्ट जो आंकड़ा है आप लोगों का है। तो यहां आप लोगों का मैनेजमेंट नहीं है, चुनाव के वक्त ही आपकी पार्टी के नेता दिखाई देते हैं, यहां एक्सरसाइज क्यों नहीं की जाती है? या तो 2 दलों के अलावा पब्लिक यहां की कोई पसंद नहीं करती? उत्तर प्रदेश से लगता हुआ भरतपुर है, अलवर है, वहां जरूर कुछ असर दिखाई दे रहा है। योगेंद्र जी, मैंने भी आपसे कहा ना कि सबसे बड़ा चुनाव में क्या चीज चाहिए। आज योगेंद्र जी, मैंने देखा जयपुर की चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्चे, वो बता रहे हमने 3 लाख में चुनाव लड़ लिया। अगर इस देश में कानून सशक्त हो ना, तो 3 लाख में झंडे लगा के दिखा दे मुझे उम्मीदवार। खाने पिलाने की बात तो छोड़ो आप। तो जब ये चुनाव आयोग के सामने इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं और जो लोग विधानसभा में चुनाव जीत के जाते हैं, ये क्या जनता का भला करेंगे? क्या जनता मानते ही 3 लाख में चुनाव लड़ लिया महेश जोशी जी ने 14 लाख में? क्या 3 लाख में चुनाव लड़ लिया प्रताप सिंह खाचरियावास ने? योगेंद्र जी, जब तक कानून सख्त नहीं होगा और सख्ती से इन चीजों को नहीं आका जाएगा, जब हमको सिखाया जाता है कि झूठ बोलो और काम करो। आज एक भी विधायक राजस्थान में, मैं बोलता नहीं 199 के बारे में, मगर कोई भी विधायक 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए से कम में चुनाव नहीं लड़ सकता। वो किसी भी हालत में लड़ सकता और चुनाव आयोग को 3 लाख का खर्चा दिखाते हैं और वो पास हो जाता है और वो विधायक बन जाता है। देखो दोनों बात है कुलवाल साहब यहाँ पे। राजनीतिक दलों की ओर से मुझे अच्छे से ध्यान है, मार्गरेट अल्वा एक बार मैं कवर करने ओटीएस में जब गया था, तो वहां पे मतदाता दिवस समारोह मनाया जा रहा था, लोकतंत्र का पर्व है। तब उन अशोक जैन साहब उस वक्त, चले मैं मेरी बात को विराम दूंगा। एक बार मैं सीधा आप लोगों को लेकर चलूंगा खासाकोटी, जहां पे सचिन पायलट, अशोक गहलोत, अविनाश पांडे और ऑब्जर्वर केसी वेणुगोपाल इस वक्त मीडिया से मिल रहे हैं, प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी शुरू हो चुकी है।
जरा ले चलते हैं, सबकी निगाहें इसी वक्त टिकी हुई है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस का स्टेप क्या है। हमको सीधे ले चलते हैं आपको खासा कोठी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत से और राजस्थान के हमारे मजबूत नेतृत्व, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई सचिन पायलट जी, आदरणीय अशोक गहलोत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मान्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता और विशेष रूप से मेरे सहकारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिवगण भाई काजी निजामुद्दीन साहब, विवेक बंसल जी, तरुण कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, सभी लोगों के अथक परिश्रम से आज अच्छे नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज चुनाव के नतीजे जिन 5 राज्यों में आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है कि 3 राज्यों में कांग्रेस माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान के इन चुनावों के नतीजों के साथ साथ माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने विशेष तौर पर के.सी. वेणुगोपाल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को विशेष रूप से यहां पर निरीक्षक के रूप में भेजा है और पूरे नतीजे आ जाने के बाद सभी चुने हुए कांग्रेस के एमएलए विधायकों का कल 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हमने सीएलपी की मीटिंग रखी है, जहां पर सभी विधायक उसमें उपस्थित रहेंगे। इन विधायकों के साथ मिलकर पार्टी का नेतृत्व उन्हें मार्गदर्शन करेगा और साथ ही साथ रिजोल्यूशन पार्टी के आलाकमान के नाम से एक रिजोल्यूशन प्रस्ताव वहां पर पारित किया जाएगा और उस प्रस्ताव के बाद सभी चुने हुए विधायकों के साथ व्यक्तिगत रूप से मैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक के.सी. वेणुगोपाल जी उनके साथ चर्चा करेंगे और ये चर्चा का काम पूर्ण होने के बाद माननीय आलाकमान को सभी विधायकों के मत, उनकी भावनाएं से उनको अवगत कराया जाएगा और कल शाम को विधायक मंडल की पुनः बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आयोजित की जाएगी। मैं इस कार्यक्रम के साथ ही के.सी. वेणुगोपाल जी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रक्रिया के बारे में, और इससे पहले कि मैं के.सी. वेणुगोपाल जी को आपके सामने उनका मत रखने के लिए प्रस्ताव करूं, मैं विशेष रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई सचिन पायलट जी और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी, आप दोनों का और प्रदेश के पुनः सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आज की इस जीत का बहुत बड़ा श्रेय प्रदेश की जनता के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी जाता है और कांग्रेस कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। जो वादा, जो विश्वास और जो आशा कहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे आप मिलेंगे एक एमएलए से, इसका मतलब सामूहिक तौर पे कल मुलाकात नहीं होगी, एक विधायक से अलग से मिलकर? नहीं, ये हमारी कांग्रेस की हमेशा से परंपरा रही है
कि विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव पास होता है और उसके बाद में निर्णय जो है वो आलाकमान पर छोड़ा जाता है। लेकिन आलाकमान सिर्फ इतना ही नहीं, सब विधायकों के मतों को जानना चाहती है और उसके बाद में आलाकमान विधायकों के मतों के साथ साथ भी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा करती है, यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी मत अपना हासिल करती है और उसके बाद में निर्णय लेती है। तो ये प्रक्रिया जो है, ये आलाकमान के स्तर पर जो प्रक्रिया होती है उसके लिए बेसिक इनपुट जिसमें चुने हुए विधायकगण देते हैं और यहाँ के हमारे जितना भी शीर्ष नेतृत्व है, यहाँ के जो हमारे नेतागण हैं उनसे भी विचार विमर्श किया जाता है, जो अलग से किया जाता है। कब तक साफ हो जाएगा? कब तक साफ हो जाएगा अविनाश जी? बहुत जल्दी होगा, हमारी कोशिश कल शाम तक साफ हो जाएगा माना जाए। बहुत जल्दी इसके बारे में, बहुत जल्दी। सीएम पद के लिए 2 ही नामों पर गहलोत जो सचिन जी पर विचार होगा। कोई ये सिर्फ सीएलपी के पद के लिए ही सिर्फ चर्चा नहीं होती है, ये चर्चा होती है अनेक मुद्दों पर, जिसमें एक मुद्दा ये भी होता है। इसमें 2 ही नामों पर चर्चा है या कोई तीसरा भी? अब इसके बारे में विधायक लोग अब तक क्या मत रखते हैं उसके बारे में हम थोड़ी उनसे बोलेंगे, तो विधायकों का अपना मत देना है। मैं वेणुगोपाल जी से। Thank you very much, Avinash ji. First of all, I also joining the views expressed by my colleague Avinash Pandey ji, to expressing the gratitude towards the people of Rajasthan for giving a comfortable majority in the assembly election. Actually, out of the 5 states, in 3 states, we fight against the BJP. Rajasthan, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Mainly in these 3 states, the fight against the Congress and BJP. All the 3 states, Indian National Congress has won. That means the mood of the country is changing against the central government and the people attitude, and the state government misrules and anti-people. Therefore, this is the clear verdict of in favor of Congress party, in favor of Rahul Gandhi. I am once again congratulating our PCC President and Varisht Neta Ashok Gehlot ji and all other office bearers of ACC and the PCC and senior leaders for joining together and leading the Congress party to a victory. Avinash ji already told about the procedure. As per our Congress procedure, we discussed about how to move forward. Then we finalized that tomorrow morning there will be a CLP meeting 11 o'clock itself. And after that, we will seek the individual opinion of the MLAs, views of MLAs and views of senior leaders, and then we will apprise the situation to the Congress President. Definitely, as per our party custom, Congress President is going to take a final decision on this leadership issue. Certainly, we are very much sure that very smoothly we can elect our CLP leader with the grace of all the leaders of Congress party in Rajasthan and with the blessings of Congress President. This is the procedure. अविनाश जी, क्या बाकी पार्टियां कोई तय हो पाया है कि कौन सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे? कुछ बातचीत किन्हीं पार्टियों से हुई है इस बारे में? नहीं, अब इसके बारे में चर्चा As early as possible. As early as possible. सचिन जी आप तो चलिए, ये आप सुन रहे थे अभी अविनाश पांडे और केसी वेणुगोपाल, दोनों कांग्रेस के दिग्गज नेता है। वेणुगोपाल ऑब्जर्वर बना करके सेंट्रल कमेटी ने भेजा है उन्हें, और अविनाश पांडे लगातार राजस्थान के प्रभारी रहे हैं। विधायक दल की बैठक होगी बुधवार सुबह 11 बजे
जिसमें विधायक तय करेंगे। एक प्रस्ताव के जरिए आला कमान के पास भेजा जाएगा। आला कमान के फैसले से अवगत कराने के लिए एक बार फिर कांग्रेस की विधायक दल की बैठक होगी। इसमें कुछ निर्दलीय विधायक जो हैं उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। रामकेश मीणा, संयम लोढ़ा सहित जो जीत करके आए हैं, बाबूलाल नागर, उन्हें भी बैठक के लिए कहा जा सकता है। ये एक जानकारी सामने आ रही है। कुछ निर्दलीय एमएलए जो जीत करके आए हैं, लक्ष्मण मीणा बस्ती से, उनको भी शॉर्ट लिस्ट में काउंट किया गया है। इन लोगों को बुलाया जा सकता है क्योंकि मैजिक नंबर के हिसाब से भी हाउस के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस लिहाज से पूरी मेजोरिटी बनाने की कोशिश करेगी कांग्रेस। यह आंकड़ा 110 से 115 तक पहुंचाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। हालांकि अभी कुछ सीट पर मुकाबला जारी है और यह देखना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री की तस्वीर साफ कल ही हो जाएगी, यानी कि बुधवार को मुख्यमंत्री कौन होगा, यह तस्वीर साफ होने जा रही है। चलिए एक बार फिर मैं वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में भाजपा नेता जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, ये परिणाम है, इनको लेकर के क्या मानना है? अभी तक रमन सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी ली है हार की छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में आंकड़ा मुझे नहीं लगता कि अभी इस पे बहुत ज्यादा इंतजार करना चाहिए क्योंकि परिणाम कुछ बाकी बचे हैं बस। बिल्कुल, जनता ने जो परिणाम दिया है उसे हम सिरोधार्य करते हैं और आत्मचिंतन करेंगे। जो भी समस्या रही है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे और लोकसभा में जीत की ओर अग्रसर रहेंगे। जी, बाई इलेक्शन से बीजेपी को कई बार इस बात को लेकर के आगाह किया गया कि 2018 में बाई इलेक्शन हुआ जिसमें 17 विधानसभा सीट के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। उस समय मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा था कि ये विधानसभा का सेमीफाइनल है। बीजेपी के पास में अभी भी 8-9 महीने का वक्त है, अगर संभल सकती है तो बीजेपी संभले। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ने कोई इस तरह की पहल की है। रायसुमारी का लगातार जिक्र किया जा रहा था कि कांग्रेस में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, बीजेपी में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। 12,000 कार्यकर्ताओं को सुना गया था। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर के ये आप अगर जब गणित पूरा देखेंगे तो बागियों ने काफी दोनों तरफ नींद खराब की है। नेताओं की जीतने का जो अंतर है काफी कम कहा जा सकता है। कई ऐसी सीटें होंगी तो रायसुमारी आपकी बहुत ज्यादा काम नहीं आती दिखाई दे रही है। बाई इलेक्शन से मुझे लगता है बीजेपी ने कोई सबक नहीं लिया। जी, आप ये देखिए, बाई इलेक्शन के राजस्थान में जितने भी बाई इलेक्शन हुए उनके परिणाम देखिए और आज के परिणाम देखिए। बाई इलेक्शन में जहां भी हम हारे थे वहां हम जीते हैं। इसका मतलब हमारी जो समस्याएं थी हमने वो दूर की हैं। बाई इलेक्शन के जो परिणाम थे वो परिणाम और आज के परिणाम कांग्रेस के विपरीत रहे। एंटी इनकम्बेंसी केवल भाजपा के लिए नहीं, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के लिए भी। आप परिणाम देखिए, चुनाव परिणाम, लोकसभा के जो चुनाव परिणाम थे बाई इलेक्शन के, अजमेर और अलवर के, आप देखिए हमने वहां अच्छे से विजय प्राप्त की। नहीं, आप एक सीट को जीत को आप उससे बहुत अच्छी मानते हैं। अलवर में एक सीट कैसे? आप दूसरी जगह वोट शेयरिंग भी देखिए। आप अजमेर में देखिए क्या हुआ है। बाई इलेक्शन अजमेर में 2 सीट जीते हैं आप। सूरजगढ़ में बाई इलेक्शन में कांग्रेस जीती थी, सूरजगढ़ में भारतीय जनता अजमेर में 3 सीट जी, और अलवर में 1 सीट जीत पाए हैं। अभी अलवर शहर की जो सीट है संजय शर्मा, वो सीट जीत पाए हैं। और अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर में पुष्कर सीट आप जीते हैं और दोनों सीटें जो अजमेर की हैं दोनों जीते हैं। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं आपको। और नसीराबाद में भी हम जीते हैं। तो इस जीत को आप इसी से बड़ी खुशी। आप जो बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सबक क्या लिया? बाई इलेक्शन से सबक लेकर ही हम मजबूत हुए हैं और हमने वो सीटें जीती है वापस। आप देखिए, इसे एंटी इनकम्बेंसी का नाम मत दीजिए। एंटी इनकम्बेंसी का अगर आप नाम दे रहे हैं तो कांग्रेस की क्या हालत हुई है? कांग्रेस के जो नेता थे, सदन में जो नेता थे, वो खुद चुनाव हार गए। अब स्थिति, आप दोनों तरफ की स्थिति देखिए। बिल्कुल, आप सही कहा आपने, एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं थी। और साथ ही विकास का जिम्मा जिन कंधों पे थे, उन कंधों पे से 27 या 26 जो मंत्री थे आपके, उनमें से 19 चुनाव हार गए हैं। ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एक इसे क्या कहा जाएगा? जनता का निर्णय है। और मैं मानता हूं जो भी मंत्री थे वो जनता के साथ उनका सहयोग सही नहीं रहा या फिर कुछ न कुछ ऐसे कारण थे जिनके ऊपर हम लोग आत्मचिंतन करेंगे और जो भी समस्या थी। खानो खाबतवा लीजिए, आप कुछ कह रहे हैं बीच में अभी। देखिए, मेरे साथी कह रहे हैं एंटी कैंपेन जो जब सरकार रनिंग में जिसकी गवर्नमेंट होती है, जनता उसके खिलाफ होती है, नहीं कि जो विपक्ष के लोग होते हैं। जो सत्ता में बैठने वाले लोग थे, जो जनता के साथ विश्वास करके जो वायदे करके आते थे, बड़े बड़े बेरोजगारी के पैसों के, किसान के, जो जिस तरह का व्यापार जो था, उनके बजाय हमेशा इन्होंने लूट और खसोट का काम किया। ये जनता जनार्दन हमने भी कहा था, लेकिन इन्हीं के भारतीय जनता 5 साल पहले हमारे साथी कहते थे आपको 50 साल रेस्ट करना होगा। तो जनता जनार्दन ना 50 और 5 में कोई फर्क नहीं होता, जनता आती है और चली जाती है। लेकिन इतना गरूर तो रावण का भी नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी को जनता को सलाम करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से
कि हमें आपकी इतनी बुरी तरह हार हुई, आपने माफी मांगी थी, कई सीटों पे हमने कहा कि हमारी पहली बात। दूसरी चीज को सलाम किया हमने, मैं आपसे माफी चाहूंगा, आप जो शब्द यूज करें ना सरकार वाला, सरकार में वो सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो जीत कराते हैं, सरकार में आप भी शामिल थे, आपके विधायक भी शामिल थे सरकार में। पंडित जी, भरतपुर कलेक्टर और भरतपुर का एडिशनल एसपी ऐसे बिके हुए दलाल के रूप में कार्य कर रहे थे, जो अगर राहुल गांधी की मीटिंग हो, वहां का बात सुनिए मेरी, एडिशनल एसपी, मैं ये नहीं कहता चाहे विधानसभा में कभी आपने विधानसभा कब चलाई? अगर विधानसभा चलाती तो जनता आपको चलाती। विधानसभा ही तो नहीं चलाई आपने, जो आपके मुख्यमंत्री जी की आपने हमेशा महारानी मंत्री पद पे आसीन रहने वाले नेता विधानसभा से गायब रहे। आप प्रजातंत्र के अंदर प्रजातंत्र में महारानी नहीं होती, प्रजातंत्र में मुख्यमंत्री होता है। आपने तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुलामी स्वीकार की है रानी की, नहीं कि उसको एक प्रजातंत्र का प्रतीक माना है। आज भी आप कहिए मुख्यमंत्री, मैं आपको सलाम करता हूं, नहीं कहते भारतीय जनता पार्टी के लोग, पता नहीं क्यों डरते उस महारानी से, ऐसा क्या क्रूर रूप नजर आता है। आप उसको महारानी को मुख्यमंत्री प्रजातंत्र कोतवाली साहब लोग नहीं कह रहे महाराजा महारानी ये बचे हैं क्या? मुख्यमंत्री लोकतंत्र में महाराजा महारानी रहे हैं क्या? आपके नेता नहीं आ रहे, आपके विधानसभा में नेता नहीं आ रहे हैं। आपके कितने नेता आ रहे थे 2013 में? आपको पता भी है कितने नेता आ रहे थे? आपका नाम गायब हो गया था, विपक्ष से पार्टी बनने लायक नहीं रहे थे। आप ये आपका अंत तुलना कीजिए, आप तुलना कीजिए पंडित जी, शुरू हो गया है सर, आप तुलना कीजिए 2013 2018। ये 2013 में जो आप तो 2018 की बात कर रहे हैं, 23 सीटों पे आप सिमट कर रह गए थे। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, समझे ना? आप इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारोबार आपके लिए इधर उधर की बात हो गई, यानी परिणाम आपके लिए इधर उधर की बात हो गई। आपने जो है ये जो जनता को लूटने का काम किया, अगर जनता को अच्छा काम करते ना तो जनता आपको सरमाते आपने जो आपने जो 5 साल में व्यभिचार किए, भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए, वो सब कुछ ठीक है। अगर जो परिणाम जनता ने दिया वो ठीक है, हमको गलत है। जनता ने हमें बाहर किया ना, हम उनको सलाम करते थे, हम भी स्वीकार करें ना, हम भी जनता के परिणाम को सिरोधार्य करते हैं। उन्होंने हमें जनता के परिणाम को सिरोधार्य करें ना, मैं मना कर दिया है। आपको IAS IPS अधिकारियों को, बड़े बाबू छोटे बाबुओं को बाहर निकाल दिया होता ना, तो आपकी स्थिति ये नहीं होती। आपके आने वाले आपके भी चिकित्सा मंत्री जैसे लोग जो है, इंतजार कीजिए, आपका 4 मंत्री हो जाएगा। यूनुस खान आपके जनाजे में कील ठोकने के लिए सफिशिएंट था। कालीचरण सराफ जैसे जो आम जनता त्राईमाम थी, जिसको एक हेल्थ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, क्या है? आप जनता के निर्णय को गलत नहीं ठहरा सकते। अगर ऐसा कुछ होता तो जनता निर्णय करती। जनता ने निर्णय किया, आपके नेता, आपके विधानसभा के नेता बुलाकर जनता ने निर्णय किया है, आप जनता के निर्णय का सम्मान कीजिए। देखिए, यहां मैं रोकना चाहूंगा, जीत होती है, वो चाहे 1 वोट से हो चाहे 50,000 से हो, जीत का मतलब जीत होता है। क्योंकि सरदोल 50,000 का दावेदारी कर रहे थे, जो आज 700 में जो भविष्य राजेंद्र राठौड़ को माना जा रहे थे, सम्मानीय राजेंद्र जी को, कालीचरण जी को माना जा रहे थे, आज वो ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे सांस लेके बाहर निकल रहे कि कहीं हमें जो ना बाहर आ जाए। जो जिनके जो मंत्री हारे हैं, हम तो ये कहते हैं कि अच्छा काम करें। आपके कितने विधायक ऑक्सीजन उस पे है? सर अब हमारे परिणाम देखेंगे। नहीं, आपकी छोड़े, आप कुछ भी करो वो जायज है, आप कुछ भी करो आप जायज है। प्रभु, हम तो कह रहे जनता जनार्दन को सलाम करो, आगे बढ़ो। हमने तो जनता जनार्दन को, मैंने पहली लाइन ये बोली है, जनता जनार्दन का परिणाम सिरोधार्य है, मैंने बोला है सर, आप भी स्वीकार कीजिए, आप भी स्वीकार कीजिए। एक मिनट के लिए वीरेंद्र जी मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मुकेश भारद्वाज जी भी बैठे हुए हैं, थोड़ा इनको जल्दी है। मुकेश जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद किसी तरह का कुछ ये देख सकते हैं कि लोकसभा पे कोई असर देखा जा सकता है इनका? बिल्कुल। या ये जो गृह गोचर आप लोगों ने बताए थे लोकसभा तक बने रहेंगे, किसके पक्ष में होंगे, किसके खिलाफ होंगे, कुछ ऐसा बता सकते हैं? बिल्कुल इससे बात कर सकते हैं हम। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी जी के लिए कि उनकी कुंडली के अंदर जो जुपिटर है, जो बृहस्पति का जो समय जो शुरू हुआ है, उन्होंने एक, जैसे कहते हैं, एक मुद्दा छीन लिया बीजेपी से। वो मुद्दा था हिंदुत्व का, मतलब ऑलमोस्ट छीन लिया। सॉफ्ट हिंदुत्व उन्होंने जो दिया, लोगों को पसंद आया। तीनों राज्यों के अंदर उन्होंने केयर करना शुरू किया। उन्होंने, जब इन पे आरोप लगते थे, आपका बताइए आप ईसाई हैं कि आप कौन है, किसी मंदिर जाते थे, हमेशा पूछते थे, उन्होंने बताया कि मैं ब्राह्मण हूं और मेरा गोत्र होता दत्तात्रेय, मेरा गोत्र है। सन्नाटा छा गया पूरे देश के अंदर, और परिणाम सामने। आने वाले टाइम के अंदर ये एक छोटी सी बात नहीं रह जाएगी योगेंद्र जी, आप देखिएगा आने वाले टाइम में तूफान बन जाएगा और बीजेपी के गले में आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब आप मर्यादा शब्दों की और एक सिस्टम को अपनी कोई बात
करने की जगह दूसरों के ऊपर अगर ज्यादा, जो बिल्कुल हारे पड़े थे उनकी बात करने की जरूरत क्या थी? आप तो अपनी बात करते तो ज्यादा बेहतर था। एक, अगर इन्होंने काम नहीं किया सैफरॉन क्लब पर जुपिटर से जुड़ा हुआ, अगर बहुत 3 महीने का समय, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा काम नहीं करके दिखाया, जनता को नहीं इस बात का भरोसा दिलाया कि वो जो कि हम तो ज्योतिष और एनालिसिस दोनों को सामने रखते हैं, अगर नहीं किया तो ये 2019 बहुत बुरी तरह है। 5 साल पहले जब ये चुनाव मोदी जी के खिलाफ एक शब्द बोलने को कोई तैयार नहीं था, अपन ने यहां पर तय किया था 2019 राहुल गांधी का है, क्योंकि जुपिटर उनको समर्थन कर रहा है, वहां से समर्थन ले रहा है। सिर्फ एक चीज उनको बचा सकती थी, जो थी अपने जो वोटर्स हैं, उनके जो हार्डकोर वोटर हैं, उनके ऊपर काम करना। वो उन्होंने नहीं किया, बजाय बुद्ध के लिए यानी इकोनॉमी पे काम किया। इस तरह से ये पूरा सिस्टम आगे वापस राहुल गांधी के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चले, मुद्दों की बात है, और मुद्दों की बात अगर हम करें तो मुद्दे बिल्कुल जनहित के होने चाहिए। मैं ये चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ नए मेहमानों के साथ भी मिलेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका फैसला, और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं जो चीजें सामने आ रही हैं। कुछ और चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ब्रजेश शर्मा साहब जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, मैं कुछ मुद्दों को लेकर के थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा इस चर्चा को। क्या वो मुद्दे कितने प्रभावी रहे जिससे दोनों राजनीतिक दल डर रहे थे? आनंद पाल का मामला एक बात, पद्मावत का मामला, एक एट्रोसिटी से जुड़ा मामला, क्या इन चुनावों में कुछ असर दिखा है? सवर्णों की नाराजगी, बीजेपी को अगर उसका नुकसान हुआ हो, या राजपूत रावणा राजपूत समाज आनंद पाल के कारण जो बीजेपी से नाराज था, लिखा जा रहा था कि हमारी भूल कमल का फूल, वो चीजें आज भी नाराजगी कहीं दिखाई दे रही थी यहाँ पे? बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये नाराजगी दिखाई दी। मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि चाहे आनंद पाल का मामला हो, चाहे पद्मावत का मामला हो, राजपूतों की जितनी सीट थी, आप देखिए बीजेपी के राजपूत कितने हारे। गजेंद्र सिंह खीमसर हार गए, राव राजेंद्र सिंह हार गए, और बीजेपी के जो राजपूत लीडर्स रहे, सिर्फ एक नरपत सिंह राजवी को छोड़ दीजिए, वो एक राजेंद्र राठौड़ भी बस किनारे पे आके जीते हैं। वो भी नहीं, राजेंद्र राठौड़ को आप जीतना उस कंडीशन मान सकते हैं क्योंकि वो किनारे पर बिल्कुल मार्जिन पर आकर जीते हैं। ठीक है, वो जीत गए, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि राजपूतों की नाराजगी कांग्रेस बीजेपी से थी, और वो है। इसको तो देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर ये नहीं देखेगी तो दिक्कत आएगी। दूसरी बात, अभी ये समय आ गया, ये लीन पीरियड कहलाएगा। अब 3 महीने का लीन पीरियड है। ये आगे आने वाला चुनाव 2019 का जो चुनाव आने वाला है, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में नहीं सोचा तो उसको और झटका लगने की संभावना हो सकती है। अब मैं एक चीज आपको बिल्कुल बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा, जो क्लियर बात इस चुनाव में देखने को मिली। उसका नुकसान भी हुआ। उसका नुकसान बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को। अगर ये मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को इसमें फायदा होता, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं कह सकते इसको। 20-22 सीट का अंतर को बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है, और बिल्कुल इसको मार्जिन पर कह सकते हैं। अगर मुद्दों की बात आ जाती तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा हो जाता। कांग्रेस ने भी एक गलती ये की कि उसने अपने विकास के मुद्दे नहीं गिनाए। अगर वो विकास के मुद्दे या नीतियों को अपने जाहिर करती तो शायद हो सकता है कांग्रेस को और बेनिफिट हो सकता था। तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी गलतियां कर चुकी हैं। अब इस आगे आने वाले समय में इसको किस तरीके से ये मैनेज करेंगे, ये इनके देखने की बात है। जी चलिए, मुद्दा एक आधार होना चाहिए था। मैं वापस वीरेंद्र शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, मैं एक बात लगातार ये बात कह रहा हूं कि मीडिया एक आईने का काम करता है, और अगर मैं जैसा हूं वैसा ही दिखाई दूंगा आईने में, और मेरी जिद यह है कि मैं खूबसूरत दिखूं, और इस बहाने मैं शीशे को ही तोड़ डालता हूं, तो नुकसान मेरा है इसमें। बीजेपी के लोगों को लगातार इन रिपोर्ट्स के जरिए बताया गया तो 2 बातें सामने आती थी। ये कहा जाता था कि मीडिया बाइस्ड हो गया है। आपके नेताओं से अगर कहीं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती से भी कोई ऐसा सवाल पूछ लो जो बिल्कुल सीधा सटीक बैठता हो, तो यह कहा जाता था कि कांग्रेस की भाषा आप बोल रहे हैं। ये चीजें मैंने कभी पहले बीजेपी में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में इनमें नहीं सुना
काफी चुटीले सवाल तक भैरव सिंह शेखावत जवाब दिए हैं, राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, वेंकैया नायडू ने जवाब दिया, प्रमोद महाजन ने जवाब दिया है। अब ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी केवल अपनी हवा के अलावा कोई बात सुनना ही पसंद नहीं करती है? देखो, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी वही बात आप बोल रहे हैं, आप भी वही बात बोल रहे हैं जी। मुझे लगता है कि जब ठोकर लगती है आदमी की उंगली टूटती है, उससे तो वो सबक लिया जाता है। आपके अमित शाह किसी बात का जवाब नहीं देते प्रेस ब्रीफिंग में। नरेंद्र मोदी ने आज तक कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। नरेंद्र मोदी जी मन की बात पूरी जनता से कर रहे हैं। चाहिए मन की बात उनसे पहले देश के कितने प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी करते थे। बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भाई, झूठे की बात नहीं। और अभी भी आप वही बात, मुझे नहीं लगता है कि रस्सी जल जाती है लेकिन उसकी अकड़ नहीं जाती है। बीजेपी की वही स्थिति आज भी बनी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वही दिख रही है, गलतफहमी है। और मिशन 180 की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा ताल ठोक के मिशन 180 की बात कही थी, कांग्रेस मुक्त भारत। मैं एक बार फिर आज इस चीज को कोट करना चाहूंगा यहां पे, ब्रजेश जी आप सभी को ध्यान होगा, बिल्कुल ध्यान है, जब राजस्थान में सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिंदी भाषी तीनों राज्य 2013 में इसी तरह से बीजेपी का डंका बज रहा था, तब यह कहा जा रहा था कि विजय अभियान चल पड़ा है। और यह बात सही थी। प्रधानमंत्री 2014 में जब नरेंद्र मोदी बने तो 1.5 दर्जन राज्यों में कांग्रेस का सफाया कर दिया या दूसरी पार्टियों का, वहां पे परचम बीजेपी का लहरा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ये कि ये रथ वापस आके राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में थमता नजर आ रहा हो। आप मिजोरम को क्यों बोल रहे हो? मिजोरम में कांग्रेस की आ रही है, उसे भी बताइए ना क्या हुआ है, वो भी बताइए। आप सुनने की कमी रख रहे हैं। मैंने आप पहले कहा कि 3 हिंदी भाषी राज्यों से जिस रथ का आगाज हुआ था वो इन तीनों हिंदी भाषी राज्यों में कहीं थमता तो नजर नहीं आ रहा। ब्रजेश जी से मेरा सवाल है। बिल्कुल सही लग रहा है ऐसा। देखिए, मोदी जी ने एक बात कांग्रेस मुक्त भारत की कही थी जी। मोदी जी की कुछ चीजें जनता को नागवार गुजरी। एक तो उनका बड़बोलापन, प्रधानमंत्री को कम से कम डेकोरम में रहना चाहिए। उनका जो बोलना है, उनकी जो भाषण होते हैं वो बहुत, आप कभी एक जनरल पब्लिक में, मैं नहीं समझता कि आप तो पत्रकार हैं, आप तो गए होंगे, लेकिन कभी जनरल पब्लिक में घुस के बैठिए, प्रधानमंत्री जी जब भाषण देते हैं तो उनकी बात सुनिए। वो जो मन की बात कहते हैं उसको, मन की बात को सुनकर के जनरल लोगों से पूछिए कि उनकी शैली, उनकी भाषा, वो जिस तरीके से बात करते हैं वो अहम, वो मैं समझता हूं अहम तो किसी का नहीं रहता, रावण का भी अहम नहीं रहा, तो अहम तो रखना ही नहीं चाहिए। और ये जो भाषा भारतीय जनता पार्टी की आई है, मैं समझता हूं ये तो बहुत गलत रही है। और इसी के चूंकि कांग्रेस मुक्त भारत, ठीक है आप कर सकते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, ये इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा। और वो मैं समझता हूं अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में वो चीज नहीं है जो पुराने नेताओं में हुआ करती थी। क्योंकि मुझे लगभग 45 साल इस प्रोफेशन में हो गए, तो मैंने अटल जी को भी सुना है, उनके साथ भी उनको भी देखा है, आडवाणी जी को भी देखा है। इनके ये लोग जमीन से जुड़े हुए नेता थे और जमीन की बात करते थे। कार्यकर्ताओं से हो या चाहे प्रेस से हो या जनरल सामान्य वर्ग से हो, उस तरीके से जो जुड़ाव होता था, मैं समझता हूं एक साथ मोदी जी का एक साथ जो हाइप क्रिएट की गई थी, उस हाइप का फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को मिला और एकदम से आ गए। लेकिन ये जब हाइप नीचे गिरेगी, क्योंकि जब कोई आदमी शीर्ष पर पहुंचता है तो आपको ध्यान होगा कि वो नीचे भी गिरता है, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो शीर्ष था, अब उस शीर्ष में गिरावट आनी शुरू हुई है। अब ये कहां जाके रुकेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बेहतर जानते हैं। जी चले, मैं कुलवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। राजनीतिक दल गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। पहले यह कहा जाता था कि कहीं गलती हुई होगी, ये चूक हुई है हमारे से, ये मंथन करना है हमारे को इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन वही बात सामने आती है कि जैसे मैच फिक्स नहीं है बीजेपी और कांग्रेस के पास कि आप एक बार आप एक बार हम, लेकिन पब्लिक उसे इंगित करती है। ये बार बार लेसन दिया जाता है, उसके बावजूद भी राजनीतिक दल सत्ता के मद में इतने अमचूर हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वादे क्या करके आए हैं। पब्लिक बहुत स्मार्ट है, पहले भी थी लेकिन आज ज्यादा है। सोशल मीडिया का वक्त है, सोशल मीडिया का जमाना है। जिस तरह की मीटिंग्स के अंदर जो हालात अब पैदा हो गए हैं कि पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने किया या नेताओं को पसंद ये है। मुख्यमंत्री जी की जब गौरव यात्रा की रैलियां जब हो रही थी, एक एक दर्शक को बाकायदा ऊपर से नीचे तक उसने कहीं बनियान भी काला तो नहीं पहन रखा है। पहले तो ये सब चीजें होती थी। भैरव सिंह शेखावत का मैं जिक्र यहां करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बीजेपी
के लिए बड़ा काला झंडा जो है इस वक्त एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था, और काले कपड़े भी नहीं पहन के आए कोई, क्योंकि वो नप जाते थे अधिकारी अगर कोई इस तरह की मीटिंग में कहीं पे कुछ हुआ तो। भैरव सिंह शेखावत गंगा मंदिर है भरतपुर के अंदर, उसमें दुकानें बनी हुई हैं, सरकार के देवस्थान विभाग के अंडर में वो मंदिर आता है। देवस्थान विभाग को कई मर्तबा वहां के व्यापारियों ने कहा कि इन दुकानों को दुरुस्त करवाइए, ठीक करवाइए, क्योंकि वो ठीक करा भी नहीं सकते थे। अगर कहीं पे भी कुछ होता तो प्रशासन पे उसमें आपको अनुमति की आवश्यकता है, जैसे हरा पेड़ काटने के लिए ली जाती है। प्रशासन ने वहां पे कुछ इस पे कोई डिसीजन नहीं कर रहे थे। भैरव सिंह शेखावत को वहां से निकल करके जाना था, व्यापारियों ने तय किया, और जैसे भैरव सिंह शेखावत का काफिला वहां से निकला, व्यापारी तैयार बैठे हुए थे काले झंडे लेकर के, और उन्होंने कहा भैरव सिंह शेखावत हाय हाय। भैरव सिंह शेखावत ने गाड़ी रुकवाई, और रुकवाने के साथ ही एसपी कलेक्टर सबके हाथ पांव फूले कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया और हमारी इंटेलिजेंस फेल हो रही यहां पे। भैरव सिंह शेखावत उतरे, काले झंडे वाले के पास में गए और वहां बातचीत करने लगे कि क्या बात थी भैया, आप लोग नाराज क्यों हैं। कहा उन्होंने कि दुकानें की ठीक है, तो चाय वाय पिलाने की कोई परंपरा है तुम्हारे यहाँ पे। व्यापारी निशब्द हो गए, तुरंत उनके लिए चाय मंगाई गई, वहीं बैठे। कलेक्टर से कहा कि यह बजट स्वीकृत है, अब आप कलेक्टर को पकड़िए, काम अगर नहीं करा सकते तो आप लोग भी फेलियर हैं। 1 मिनट बाद में भैरव सिंह शेखावत जिंदाबाद लगे वहीं पे। मैं उसकी बता रहा हूं, आज ऐसा हो गया है कि हालात यह है कि काला झंडा दिखा दिया तो जैसे कि बस जब तक हाथ पांव नहीं टूटेंगे दिखाने वाले के, जब तक पुलिस और प्रशासन अपना वादा पूरा प्रशासन से नहीं कर सकते, सरकार से नहीं कर सकते कि हमने ये काम निपटा के आगे, क्या होगा। ये तो लोकतंत्र का पार्ट है। देश की आजादी काले झंडे और इसी तरह के आक्रोश का भी एक पार्ट रहा है, जब अहिंसा के साथ साथ ये भी एक वजह रही है जब मिला है। अशोक गहलोत कई बार इस बात को कहा करते थे कि आप लोग हड़ताल पे जाने से पहले हम कहीं जाते हैं, आप काली पट्टी दिखा दीजिए, काली पट्टी बांध के विरोध जताइए। ऐसा क्या हो गया कि काले झंडे से बीजेपी को इतना ऐतराज होने लगा। जी वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहता हूं मैं, ये संघर्ष की जो पार्टी रही वो पार्टी काले झंडे से इतनी डरी हुई थी। देखिए, बीजेपी को कहीं किसी काले झंडे से कोई ऐतराज नहीं है, और बीजेपी 2 सीट से पूर्ण बहुमत के ओर संघर्ष करके आगे बढ़ी है, और आगे भी जनता के लिए संघर्ष करते बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, ये जरूरी है, बिल्कुल करिए। लेकिन अभी जो इन चुनाव में वही बात, आज भी बीजेपी के लोग इस बात को स्वीकार करने की, पता नहीं मंथन में तो क्या अंदर चर्चा होगी, किसने सह दी किसने मात दी, ये इनका अपना इंडिविजुअल इश्यू है। लेकिन पब्लिक को जो दिखाई दे रहा है, पब्लिक जो कहना चाह रही है, वो चर्चाएं तो जो सामने आती है वो देखने वाली बात होगी। और अभी जैसे वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, हमने संघर्ष किया। संघर्ष जो सामने वाले लोग हैं, सरकार में जब आप होते हैं तो उसके संघर्ष को भी सुना जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सामने वाले को आप खड़ा करने के लिए उसे अप्रिशिएट करके वाह वाह आपने काले झंडे दिखाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुना जाना चाहिए। हम ये कतई नहीं कहते हैं कि कोई पथराव हो, कोई नेता के साथ में अपशब्द कहे, लेकिन एक डेमोक्रेटिक तरीका है ये कि कोई अगर काला झंडा दिखाता है, कोई नारेबाजी करता है तो सुना जाना चाहिए उसको। ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल प्रशासन पुलिस पूरी तरह से एक चाक चौबंद होकर के कि किसी ने काला बनियान तो नहीं पहन रखा है। मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। वापस एक बार मैं जाना चाहूंगा, सुशील शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। सुशील जी, आपका स्वागत है और आपको बधाई हो। कांग्रेस मैजिक नंबर छू गई है, 199 सीट पे जो मतदान हुआ, 100 सीट आप बिल्कुल जीत के करीब हैं। हालांकि कुछ फ्लैक्चुएट कर रहा है अभी 2-3 का, लेकिन फिर भी आपके कुछ निर्दलीय हैं, जीते हुए हैं, तो ऐसे में सरकार के आप करीब रहेंगे। क्या कहना है इस मैंडेट को लेकर के? पूरी तरह से जनादेश जिसका दावा कांग्रेस कर रही थी वो जनादेश मिला नहीं अभी। देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कांग्रेस को जो आपने 21 सीट से इस स्तर तक पहुंचा है, 100 से 102, 3, 5 तक चल रहा है। और निश्चित रूप से आपकी बात भी मैं सहमत हूं कि जो उम्मीद थी हमें वही 125, 30, 35, 40 तक की, उसमें ये कटौती हुई है। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जो टिकट बंटने में जो 10-15 दिन जो दिल्ली में खराब हुए, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया और वहां अपना क्षेत्र में सशक्त किया। उसका फायदा और नेताओं के जो दौरे और जो वातावरण अली और वलीर पता नहीं क्या क्या किया, उसका भी इनको फायदा मिला है, वरना ये स्थिति नहीं होती। और लेकिन जो भी है, जनता का जनादेश सर्वाधिक है। कांग्रेस जनता का धन्यवाद देती है। एक लोकतांत्रिक पर्व है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और जिसमें कांग्रेस को बहुमत दिया है, कांग्रेस पे विश्वास व्यक्त किया है कि 21 से चल के हम वापस जो है सत्ता की ओर बढ़े हैं।
और जो जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई है, और साथ में 8-10 हमारी निर्दलीय भी हैं, छोटी मोटी पार्टियां जो हैं, छोटे दल हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। और कुल मिला के जो राष्ट्रीय स्तर पर परिदृश्य बन रहा है वो यहाँ भी बन रहा है, और उसी का फायदा पार्टी को होगा निश्चित रूप से, और सबको साथ लेके चलेंगे और जनता की जो भावनाएं हैं, जो वादे किए हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। कुनवर साहब, मध्य प्रदेश में मायावती ने कहा है कि हम सरकार में सहयोग नहीं करेंगे, यहाँ क्या स्टैंड रह सकता है बीएसपी का, या अभी कुछ आप लोग चर्चा करके उसके बाद कुछ क्लियर करेंगे? देखिए योगेंद्र जी, बहुजन समाज पार्टी ने तीनों स्टेटों में चुनाव इस आधार पर लड़ा था क्योंकि हमारी पार्टी एक कैडरेस पार्टी है और हम चाहते थे कि जो हमारा जो संगठन जो खड़ा है उसका नुकसान नहीं होए, इसलिए हमने अपने दल को तीनों जगह चुनाव लड़ाया और हम लगभग सभी सीटों में चुनाव लड़े हैं। ये बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा बहन मायावती जी का निर्णय है। सवाल अभी इस काले झंडे को लेकर हो रहा था जोगिनी, जब आपने मुझे याद किया था जी, तो मैं बोल रहा हूं कि काले झंडे वीरेंद्र जी वैसा को तो पता कि नहीं पता है, हमने कांग्रेस को 67 साल तक काले झंडे खूब दिखाए हैं, हमने खूब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किए हैं, कभी पुलिस ढंग से पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस नहीं मारती थी। आज तो ये किसी को कोई नारे लगाते मिल जाए तो ऐसे मारते जैसे वो देश में आपातकाल लगा दिया हो, एक घोषित आपातकाल। ये किस ढंग की सरकार चलाना चाहते हैं? क्या आदमी बोल नहीं सकता, आदमी चल नहीं सकता, रात को 11 बजे बाद पुलिस राज होता है, कोई प्रकार की बात पुलिस सुनना नहीं चाहती, गाड़ी बंद कर दो, इसको बंद कर दो। आपने पुलिस के हवाले कर देंगे पूरे राजस्थान को? आज भारतीय जनता पार्टी को सब चीज सोचनी होगी, मगर जिस ढंग से इनकी भाषा पहले थी, इनके अध्यक्ष जी की जो भाषा है वो अभी भी इनमें कहीं परिवर्तन नहीं है। जब एक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का खड़ा होके ए पुलिस वाले, इस ढंग की भाषा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है, ये गरिमा के अनुकूल नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी हमारे देश के हैं, हमें गर्व है प्रधानमंत्री जो भी है हमारे देश का है, मगर वो जिस ढंग से बल्ला लगा के चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो लगता है देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वालों के प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री साहब, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए जब पार्टी की सभा में आते हैं वो बिल्कुल पार्टी की वजह से ही प्रधानमंत्री हैं, और ये प्रधानमंत्री अगर उस वक्त मुख्यमंत्री थी तो वो प्रचार नहीं करती थी, प्रचार के लिए वो आ सकते हैं, बसपा का नहीं बसपा का प्रचार नहीं करती थी। ऐसे लगा के आती है झंडे, कुछ भी बनने लगा के आती है क्या? नहीं, आप झंडे लगा के आते हो, ये प्रधानमंत्री देश का वोट मांगने नहीं आती थी। प्रधानमंत्री वोट क्यों नहीं मांगेंगे? मांगेंगे ना। तो फिर आप जिस ढंग से झंडे बहने माथे पे लगा के आते हो, ये प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं है। खैर देखिए, प्रधानमंत्री जी हो सकता है, प्रधानमंत्री जी देश के है, वो ये किसी पार्टी के नहीं है। मायावती जी देश की नहीं, नहीं ये कैसी बात कर, मायावती देश की नहीं। आप दोनों क्या मांग लिया बता दो? क्या वोट नहीं मांगे? हाथी का बोल लेके आएंगे, हाथी का दल लेके आएंगे, हाथी की इतनी बड़ी बड़ी वो हाथी की मूर्तियां लगा दी, सरदार पटेल की मूर्ति क्यों बना रहे हो? सरदार पटेल क्यों बना रहे हो? पटेल को आप नहीं मानोगे, पटेल के ऊपर देश को कीजिए। सरदार कांग्रेस के नेता नेता थे ही नहीं, वो पूरे देश के नेता थे। कांग्रेस के नेता थे, आप नेताओं को बांटिए, अभी भी कांग्रेस के नेता अभी भी आपकी आदत नहीं सुधरी है, आप लोग नहीं सुधरोगे जब तक आपका राज नहीं जाएगा, जब तक आप लोग नहीं सुधरोगे, अपनी आदत बदल नहीं सकते। वीरेंद्र जी एक कोई बात नहीं है, ऐसी बात करेंगे कांग्रेस के नेता, आप इस प्रकार की इनकी बातों देखिए, आप एक बात मैं क्यों सुनूंगा? आप इनसे माफी मंगवाइए पहले, आप सवाल सरदार पटेल चलिए आप बात कर लीजिए। कांग्रेस के नेता सुनने को तैयार नहीं है, कांग्रेस के नेता थे सरदार पटेल। तो राजीव गांधी देश का नेता नहीं है क्या? इंदिरा गांधी देश के नेता नहीं है क्या? अटल जी देश के नेता नहीं? किसने मना किया? मोदी नहीं है क्या? मना किया? मोदी जी को ले आए क्या? मना किया? कभी भी मना किया? आपके संयमता नहीं खोई, उन्होंने अपनी संयमता नहीं खोई, आप लोग अपनी संयमता खोई। आपके व्यक्तित्व, आपके विचार कितने संकीर्ण है ये जनता ने देख लिया। बहुत अच्छी बात है, आप कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा आप लोगों का विचार आप ठीक कर लीजिए। लोकसभा में भी आप क्या नेता से होने वाली है। चलिए क्या जनता देख, मेरा एक सवाल है, उत्तर प्रदेश से सपाया, पूरे देश से सपाया, कोई बात नहीं है, करिए तो सवाल नेता सरदार पटेल, प्लीज आप शांत रहेंगे तो मैं सवाल कर लूं। इस प्रकार करेंगे तो ये स्वीकार नहीं, इस प्रकार के सब स्वीकार नहीं होंगे। देश का नेता कांग्रेस और बीजेपी में उसे विभक्त मत कीजिए आप।
आप ही ने बोलिए ना, शांत आप ही बोलिए ना, ज्यादा ठीक रहेगा। आप ही ने भी क्योंकि कारण ये है कि हमारी बहस को आप बिगाड़िए मत। ये बिगाड़ रहे हैं, ये हार की बढ़ास प्लीज आप चैनल पे मत निकालिए, आप स्वीकार करिए। मैं कुलवंत साहब एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। आपने कहा कि प्रधानमंत्री बिल्ला लगा करके आते हैं। देखिए, वो पार्टी की सभा को संबोधित करने आते हैं, वो पार्टी के एक नेता के कारण आते हैं, उसके नाते आते हैं। वो पार्टी का नेता कोई भी हो सकता है, वो किसी भी सभा में जा सकता है, वो अपना झंडा लेकर के आए, वो बिल्ला लगा करके आए, इसमें मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। योगेंद्र जी, मैंने जो बात कही है उस बात को घुमा फिरा के घुमाना चाहते हैं। मैंने ये कहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब आते हैं, उनकी भाषा, उनका जो बोलने का तरीका, उसको आप समझा कर सकते हैं, वो तो कम से कम संयमतापूर्ण उनका हो। वो कैसी भाषा बोलते हैं जैसे कोई आग बबूला होने वाले की स्थिति पैदा हो जाती है। यही तो कारण है आज कि इन तीनों स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी क्यों आ रही है। अभी भी इनका अहंकार नहीं गया है, अहंकार इनका लगातार चल रहा है। आज जो स्थिति यहां पैदा हुई है उसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए, जनता से सॉरी करना चाहिए, आगे अपना विकास की बात बताएं, वो ज्यादा ठीक होता। ये इस तर्क बेतर्क में क्या करना चाहते हैं। देखिए, अब तो 5 साल जिन लोगों को अब मौका मिला है वो विकास की बातें करेंगे, उनको करनी चाहिए। ये देखिए, तो जनता है, अब इसमें कोई सॉरी बोले नहीं बोले, जनादेश जनता देती है और जनता तय करती है कि कौन सत्ता की कुर्सी पे बैठेगा। वो इससे मानने और नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें कोई माने ना माने यह प्रक्रिया है, उसके अनुसार अब कांग्रेस को अपने एजेंडे पे जाना होगा कि कांग्रेस किस तरह से, अभी कांग्रेस भी क्या वास्तव में 1993, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। 5 साल का वक्त अभी कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ती है, क्या करती है। ब्रिजेश जी, एक बार मैं फिर आपके पास आना चाहूंगा। हिंदुत्व का मुद्दा, जाति का मुद्दा, विकास से ज्यादा अगर किसी ने कहीं को चर्चा कर दी, उस मुद्दे को झपटना। सीपी जोशी ने जो बात कही कि उस पूरा वीडियो 6 मिनट 40 सेकंड का था, उस वीडियो को किसी ने पूरा नहीं सुना। 34 सेकंड का एक वीडियो को लेकर के पूरे देश भर में मीडिया के भी इसमें बड़ी काफी एक मैं कहूंगा कि नाकामयाबी रही कि पूरे वीडियो को किसी ने नहीं सुना और कुछ भी छाप दिया। इलेक्शन कमीशन ने उसको क्लेम को खारिज किया बिल्कुल, और क्लीन चिट दी सीपी जोशी को। उसके बाद भी आपको लगता है कि मुद्दा बना रहा? मैं कमीशन के बाद भी मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि चुनाव में नेताओं का धैर्यहीन होना और इन मुद्दों को उठाना, राजनीतिक फायदे के लिए आप धर्म को राजनीति से जोड़ देना बहुत गलत बात है। मैंने अभी एक बात कही कि आप अपने विकास के मुद्दे क्यों नहीं गिनाते? क्या 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 जरूरत है? अगर आप विकास करना चाहते हो तो उन मुद्दों पर आइए ना। क्यों आप धर्म को जोड़ते हो? क्यों आप अभी थोड़ी देर पहले बात कही काले कपड़ों वाली, क्या क्या जरूरत है? अगर कोई काला कपड़ा दिखा रहा है या काला दिखा रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसकी कोई अगर कहीं सभा कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल तलाशी इस तरीके से ले लेंगे। ये उचित नहीं। आपको ये करना चाहिए, आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। आप लीडर हैं, आपको जनता की नब्ज पहचाननी चाहिए और आपको धर्म से जोड़ करके जब उसको बना देंगे आगे तो धर्म तो फिर आप पब्लिक जानते हैं, जनता तो जनता है, उसको अगर आप धार्मिक भावनाओं से जोड़ेंगे तो धार्मिक भावनाएं भड़काना तो राजनीति में उचित नहीं है। अभी आप इन चुनावों के अंदर भी देखा होगा आपने कि भारतीय जनता पार्टी के, मैं समझता हूं चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से धर्म के साथ इसको जोड़ा, ये बात सही है कि अगर कोई लीडर कुछ भी पहन के आ जाता है उसको बता देना कि साहब ये ठीक है, आप प्रचार करिए, अपना करिए, कोई कुछ भी पहन के आ जाए, कुछ भी दिखा दे, लेकिन अपने मुंह से इस तरीके के शब्द अगर काम में लेंगे तो स्वाभाविक है जनता को इस बात का वो नागवार गुजरती है और जनता उस बात को अदरवाइज लेती है। और लगता है लोगों को कि हमारे लीडरों को क्या हो गया है, हमारे नेताओं को क्या हो गया, कहां से कहां चले गए हम। कम से कम इस बारे में तो सोचना चाहिए, लेकिन नहीं। आपको शायद ध्यान होगा कि इंदिरा गांधी जब चिकमंगलूर से चुनाव लड़ी थी तो मुद्दा इसी तरीके का आया था, लेकिन उन्होंने वो राजनीतिक मुद्दे के अंदर धर्म के उस पहलू को बिल्कुल साफ कर दिया था। तो क्या हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि ठीक है, जो मुद्दे को भुनाने के बाद नतीजे दूसरे आए। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि नेताओं को थोड़ा सोच समझ करके और थोड़ा, मैं समझता हूं, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जी, चलिए मैं वापस वीरेंद्र शर्मा आपके पास आना चाहूंगा। और जो चर्चाएं सामने आ रही है कि एक बीजेपी जिसको हमेशा कुलीनों के कुनबे के रूप में कहा जाता था और अपने पंच निष्ठाओं की बात करती थी, बीजेपी कहीं ना कहीं अपना जो मोटिव आइडियोलॉजी उससे भटक गई।
भटक इस नाते गई है कि ना कोई बीजेपी आज उस मायने में है जिसमें 1980 में जिन नेताओं ने बीजेपी को खड़ा किया था। पहले यह कहा जाता था कि दागी बागी अवसरवादी पैरासूटी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी ने सबको टिकट दिया। आप ये मत कहिएगा कि कांग्रेस में भी ऐसा हुआ था, क्योंकि बीजेपी एक विकल्प के रूप में 80 में तैयार हुई थी कि कांग्रेस जो कुछ कर रही थी लोगों को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तभी तो आपकी पार्टी बनी थी। देखिए, आपने सभी ने बीजेपी का संघर्ष देखा है 2 सीट से लेकर और संसद में पूर्ण बहुमत की ओर हम लोग किस प्रकार से संघर्ष से आगे बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही विषय रहा है और वह है विकास का। विकास के मुद्दे को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे और आज संसद में भी पूर्ण बहुमत के साथ इसी मुद्दे पर हैं कि हम लोग विकास करने आए और विकास ही हमने किया है, पहली बात। दूसरा विषय जो आपने बताया, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी उसी पर कार्य कर रही है। जी, तो ममता शर्मा 30 मिनट में विचारधारा बदल गई उनकी। आप लोग कोई पीपलदा से तैयारी कर रहा होगा, आपका सिटिंग एमएलए था, उसका आपने टिकट काटा। आप लोगों ने लगातार ये बात कही कि 12,000 कार्यकर्ताओं से हम लोग सलाह मशवरा करके 4 दिन पहले आपकी पार्टी को महेश प्रताप सिंह ने ज्वाइन किया, अशोक शाह ने ज्वाइन किया, ममता शर्मा तो 35 मिनट पहले ही जीत करके उनको सिंबल देकर के ही रवाना हुई उन्होंने कि कमल का फूल। तो ये पैरासूटी नहीं थे, ये आपकी आइडियोलॉजी में 2 मिनट में इनके भाषाएं बदल गई। ममता शर्मा जी भारतीय नागरिक नहीं है, तो ये कांग्रेस पे क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं आप लोग? भारत के नागरिक कांग्रेस में जो आप लोगों के यहां से गए वो भारत के नागरिक हमने खड़ा किया कांग्रेस। हाँ, बिल्कुल किया, आपके पार्टी के नेताओं ने किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं पैरासूटों की डोर काट दूंगा। हाँ, ये हमने नहीं कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक आप मेरे ख्याल में मेरा सवाल नहीं सुना शायद आपने। वीरेंद्र शर्मा जी, आप सवाल नहीं सुन रहे हैं, प्लीज एक बार सुनिए। आप अच्छे से सुनिए ना, आप सही नहीं, आपको अगर डिबेट में हिस्सा लेना, सवाल सुनिए। आपने लेना हो तो आप जा भी सकते हैं। सुनिए, किस तरह से कर रहे हैं आप? और आपकी सवाल ही नहीं सुना पूरा, आप सवाल नहीं सुन रहे। आप भी जवाब करते हैं, आप हार के बड़ास वही निकालनी है। कोई बड़ास नहीं है। किस तरह से कर रहे हैं आप? सर आप सही यूज कीजिए प्लीज। नहीं, आप जो सवाल नहीं सुन रहे हैं, तो सवाल आपने दिया उसका जवाब मैंने नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। क्या नहीं दिया? नहीं दिया बिल्कुल जवाब। आप इस तरह से बात कर रहे हैं, कोई आप भी इस तरीके से नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए सही तरीके से। आप भी इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा कि बीजेपी के आप, तो मैंने क्या कहा? मैंने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि पैरासूट की डोर हम काटेंगे। आप उनके बात करिए। बीजेपी के किसी भी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी के लिए जो बात कर रही थी, कांग्रेस ने क्या किया उसको छोड़िए, आप अपनी बात करिए ना। कांग्रेस ने क्या किया आप अपनी बात करिए। मैं भी मेरी बात कर रहा हूं सर। आपको सिर्फ एक ही मुद्दा था आप लोगों के पास में पूरे चुनाव में, जो मुझे लग रहा है कि ये जो आप लोगों को हार का आंकड़ा दिख रहा है उसकी एक बड़ी वजह है, आप लोगों ने विकास से ज्यादा राहुल गांधी की जाति ये है, राहुल गांधी का धर्म ये है, उसके बहनोई वाड्रा ने ये किया। मैं एक बात और जानना चाहता हूं आपसे, आप लोगों ने 2013 में वाड्रा और उनकी जमीनों से जुड़े मुद्दे को खूब उठाया। 5 साल पब्लिक इंतजार करती रही, किसी को जेल में डाला आप लोगों ने? क्या हुआ? कहां है आपकी रिपोर्ट? सभी का रिपोर्ट कहां है बताइए। आप उनकी जांचें चल रही है, आप इंतजार कीजिए। खेता सर, शंभू सिंह खेता सर सबसे बड़े उसके अंदर मीडिएटर थे जिनको आपने सरदारपुरा से टिकट दिया। यह बीजेपी की आइडियोलॉजी है, यह बीजेपी की आइडियोलॉजी। अर्जुन मेघवाल आपकी पार्टी के सांसद, उन्होंने सब लोगों के सामने कहा कि उसमें शंभू सिंह खेता सर कांग्रेस के जो नेता हैं वो उसमें मेन रोल अदा कर रहे थे। आज वो बीजेपी के टिकट पे सरदारपुरा से अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ रहे थे। अब उनकी दिनचर्या साफ हो गई, उनकी नीयत साफ हो गई। आप यहाँ से गहलोत जी और सचिन पायलट जी की चिकित्सा वाले जो आरोप है वो साफ हो गए। आप क्यों बाइस बात कर रहे हैं? बाइस आप जवाब नहीं दे पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे, पक्ष पे नहीं, आप जवाब नहीं दे पा रहे। मैं तो वाड्रा की बात कर रहा हूँ। वाड्रा की वाड्रा के ऊपर आप 2 दिन पहले के देख लीजिए, 2 दिन पहले का वो देख लीजिए। सरकार ने निकाल दिया, रेवेन्यू बोर्ड से कमेटी बनी थी, उस कमेटी का रिपोर्ट तो देनी चाहिए जनता को। सब दे चुके हैं, जनता के सामने वाड्रा की रिपोर्ट है, वो जनता निर्णय करेगी। वो जनता ने तो निर्णय सुनाया आपको, अभी जनता का ही निर्णय है ये निर्णय। आपको याद रहेगा हमेशा, जनता का जो निर्णय है, आपके पन्ना प्रमुख 109 मोटरसाइकिलें, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का पैटर्न यहां चल नहीं पाया। ब्रजेश जी क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल सही बात है, उत्तर प्रदेश का पैटर्न नहीं चल पाया। देखिए उत्तर प्रदेश का पैटर्न उन्होंने चलाया था जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी तुरंत बाद उत्तर प्रदेश की इलेक्शन हुई थी। उस नोटबंदी पे भी इनके खुद के अपने एडवाइजर, बिल्कुल उन्होंने, बिल्कुल आरबीआई के गवर्नर, बिल्कुल सही। लेकिन अभी भी बीजेपी को वही दिखता है कि हमने जो कर दिया ठीक कर दिया। नहीं बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में कठोर निर्णय करेगी तो करेगी।
राष्ट्र हित में जो भी निर्णय 4 महीने हमें लेने पड़ेंगे, हम एक लेंगे। सवाल का जवाब आप दे दीजिए, उस नोटबंदी से कितना फायदा हुआ आप बता सकते हैं? जनता देख रही है क्या फायदा हुआ, जनता ने निर्णय किया, उसके बाद में जितने भी चुनाव है भारतीय जनता पार्टी जीती है, जनता ने देखा, उसके बाद जितने चुनाव है भारतीय जनता पार्टी जीती है, जनता निर्णय दे चुकी है, जो देखा उसका रिजल्ट आपको दे दिया, उसका जवाब देने को मेरी जरूरत नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यूपी के सारे इलेक्शन आ गए, बाई इलेक्शन आपने जीत गई, बाजी जीत के आप जीत कहां से अपनी हटकर्मी को छोड़ के जनता के सामने अपनी गलती को माने आप, तो सबसे सही रहेगा। हर तरीके मत कीजिए, हर तरीके से कोई नहीं चला। स्पष्ट कहा है कि नोटबंदी का फैसला सरकार का गलत फैसला। चलिए बीजेपी अभी भी यही बात कहेगी, अभी भी बीजेपी यही कहेगी, चलिए अभी भी बीजेपी कहेगी उर्जित पटेल ने रिजाइन किया है, सुब्रमण्यम ने रिजाइन किया हो या अरविंद पनगड़िया ने किया हो, फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने थोड़ी ना किया है, निर्णय उनका था, तो आज भी उस पर बरकरार है। ये सब चीजें जो चलती रहेंगी, कोई बीजेपी के लिए मायने भी नहीं रखती है चीजें, क्योंकि अभी भी वही है। चाहे 2000 के नोट को लेकर के बाबा रामदेव ने सवाल खड़े किए हो या चाहे दूसरे लोगों ने सवाल खड़े किए, और जो विश्व स्तरीय जो रिपोर्टें आ रही है वो आपके लिए झूठी है। नहीं हमारे बिल्कुल झूठी नहीं है, जो रिपोर्ट दे रहा है वो आपके लिए झूठा है, तो बिल्कुल झूठी नहीं है, वो भी बताइए ना। आपने ये तो बोल दिया रिजल्ट सही है, वीरेंद्र शर्मा साहब रिजल्ट सही है, तीनों राज्यों वो भी आप बताइए, तीनों राज्यों के रिजल्ट बिल्कुल सही है। आप इसमें आए ना तराशी अपना, आप इसमें देखिए। चलिए वापस मैं सुशील शर्मा जी जाऊंगा। मुझे लगता है कि आज भी वही काले झंडे वाली स्थितियां बीजेपी की बनी हुई है। अगर रिजल्ट मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो अब ये तो पब्लिक का मैंडेट है कि इसको मैं कांग्रेस के आंकड़े की जगह बीजेपी का फूल लगा दूं और इधर हाथ को शिफ्ट कर दूं। ये संभव नहीं है। ये हमारे टेक्नीशियन कर भी सकते हैं, लेकिन मैंडेट को आप खारिज नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि बीजेपी बड़े मुश्किल से स्वीकार कर पा रही है। बीजेपी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल आप लोगों के लिए स्वीकार करना। मुझे लगता है कि अभी किसी ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली है बीजेपी की ओर से कि इस हार के लिए कौन जिम्मेदार, हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। और रमन सिंह ने लिए है, रमन सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी संभालते हुए इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन अभी तक कहीं से राजस्थान में चर्चा नहीं है कि जिम्मेदारी है किसकी। मदन लाल सैनी लेंगे या वसुंधरा राजे लेंगे, यहाँ के प्रभारी जो चीफ कैंपेनर गजेंद्र सिंह लेंगे या फिर अविनाश खन्ना लेंगे या फिर लेंगे प्रकाश जावड़ेकर लेंगे, कौन लेगा ये भी तय नहीं हो पा रहा कि आखिर जिम्मेदारी लेगा कौन। चले सुशील शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी भी चेहरा कई सवाल के घेरों में है कि चेहरा कौन होगा। देखिए कल 11 बजे विधायक दल की बैठक है और विधायक दल की बैठक में विधायकों से राय करके और वरिष्ठ नेताओं से सलाह करके हाईकमान से चर्चा करके निर्णय होगा। हमारे जो विधायक चुन के आए हैं, जिनको जनता ने वोट दे के भेजा है, भारतीय जनता पार्टी को हरा के आए हैं, विधायकों की राय सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट राय है। और मेरा ये मानना है कि कल 11 बजे जो मीटिंग होगी, जिसमें हमारे जो प्रभारी वेणुगोपाल जी आए हैं और पार्टी के अविनाश पांडे जी जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं, वो और हमारे जो नेता हैं बैठ के 1 to 1 हमारे एमएलए से चर्चा करेंगे और एक आम राय बनाएंगे। आम सहमति से नेता का चयन होगा और उसमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। और हमारा ये मानना है कि कल हमारा ये रचनात्मक निर्णय हो जाएगा। सुशील जी एक सवाल है मेरा, अगर चेहरा डिक्लेयर होते तो कुछ परिस्थितियां बदल सकती थी कांग्रेस की? नहीं, ऐसा कांग्रेस ने कभी भी चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। 156 सीट आई थी, जब भी हमने डिक्लेयर नहीं किया था, उससे पहले भी कभी डिक्लेयर नहीं किया। और ये तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भावनाएं जो जनता की हैं, वो सामूहिक नेतृत्व में ही हमने चुनाव लड़ा है। चाहे सीपी जोशी हो, चाहे रघु शर्मा हो, चाहे हमारे डूडी साहब हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे हमारे दूसरे नेता हो सचिन पायलट जी ने सभी को साथ लेके सामूहिक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष किया। और उसी का नतीजा है कि हम आज 21 सीट से हम जो है 100 सीट को क्रॉस कर रहे हैं। और साथ में हमारे 8-10 जो निर्दलीय हैं, पार्टी पॉलिसी बनने के चलते वो ऐसा हुआ है कि उनको चुनाव लड़ना पड़ा और वो जीत भी रहे हैं। तो जो बहुमत हमारा है स्पष्ट है और स्थिति क्लियर है। अब नेता के चयन की बात है तो ये एक प्रक्रिया है, उसके तहत पूरा हो जाएगा। ब्रजेश जी आपके पास आना चाहूंगा। चेहरा अगर यह होता, लगातार अपोजिशन की तरफ से चेहरा कौन होगा, चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री से लेकर के एक पार्षद तक ने सवाल खड़े किए। ये क्या वास्तव में कांग्रेस चेहरा डिक्लेयर करती तो इसका कुछ बेनिफिट मिल सकता था? नहीं, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस अगर कोई चेहरा डिक्लेयर कर देती तो कांग्रेस को उतना फायदा नहीं होता, नुकसान होता ज्यादा। देखिए क्या है, मैं अब आपको एक पुरानी बात बताता हूं। आपको इससे पहले सीपी जोशी वर्सेस अशोक गहलोत 2008 की बात बता रहा हूं, ठीक है। उसमें उसका नतीजा देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए अभी सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत। ये लोगों में चर्चा थी
लोगों में के साथ साथ पार्टी के लोगों में भी, पार्टी के कार्यकर्ता भी ये सोचते थे कि सचिन का चेहरा होना चाहिए। उधर दूसरी तरफ अशोक गहलोत का चेहरे के लोग बात करते थे। कारण क्या है, अशोक गहलोत बहुत सीनियर आदमी है और सचिन ने पिछले 4 साल में नो डाउट बहुत मेहनत की है राजस्थान में, लेकिन जितनी मेहनत के बावजूद अशोक गहलोत ने जितना राजस्थान को दिया है या राजस्थान के लिए काम किया है, मैं समझता हूं उतना अभी दूसरे नए नेताओं को करने में बहुत समय लगेगा। तो अगर कांग्रेस किसी भी एक चेहरे को सामने ले आती, चाहे वो सचिन पायलट होते या अशोक गहलोत होते, तो मैं समझता हूं ये जो डिफरेंस था कांग्रेस के वर्कर्स में वो बढ़ता और वो अल्टीमेटली कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है, गुटबाजी का शिकार रहती। बिल्कुल। यह एक चीज मैं लेकिन जो तस्वीर सामने देख रहा हूं ये बड़ी अच्छी और रोचक है। इस बार काफी दिग्गज ऐसे जीत के आए हैं जो वास्तव में डेमोक्रेटिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए इस पवित्र हाउस की इमेज, इज्जत, परंपरा, सम्मान इन्हें कायम करने की बड़ी आवश्यकता थी। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं लगातार गिरावट आ रही थी। बिल 1 घंटे में 5-5 बिल पास कर दिए जाते थे बिना चर्चा के। कोई अंदर बोलता नहीं था, कोई आवाज नहीं उठाता था। क्यों? अल्प मत में जो हाउस के अंदर प्रतिपक्ष था उसके कोई वजूद नहीं था, उसे खारिज कर दिया जाता था। एक मिनट, आप इसमें यह भी बोलिए ना कि विपक्ष वहां मौजूद भी नहीं रहता था। गहलोत साहब कितनी बार आए हैं विधान? बिल्कुल, एक सवाल है, ये सवाल है। अशोक गहलोत जब भी अपोजिशन में गए, और मैं कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जब उन्होंने देखा कि भैरव सिंह शेखावत हार के बाद भी हाउस में पूरे समय डटे रहते थे, मुझे लगता है अगर अशोक गहलोत रहते तो शायद हो सकता है कि 21 की संख्या मायने नहीं रखती है। मुझे अच्छे से ध्यान है, आपको भी बड़े अच्छे से ध्यान होगा कि जब भैरव सिंह शेखावत सरकार में लूज किया था, उन्होंने 36 का आंकड़ा था और 156 बीजेपी कांग्रेस के थे। लेकिन भैरव सिंह शेखावत सीएलपी लीडर उन्होंने बनवाया भंवरलाल शर्मा को, और उस वक्त खुद पूरे हाउस में मौजूद रहते थे। 2:30 बजे तक अकाल की बहस मैंने भैरव सिंह शेखावत की मौजूदगी में देखा। रात को 2:30 बजे जाना और सुबह 10 बजे वापस हाउस में पहुंच जाना। मुझे लगता है कुछ ऐसे चंद चेहरे थे, उन्हीं की वजह से ये हाउस टिका हुआ है। और कोई भी हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, ये जनता है सत्ता में भी लेके आती है और प्रतिपक्ष में भी रखती है। जब आप प्रतिपक्ष की भूमिका में होते हैं तो यह इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा उसी दिन हाउस के अंदर मैं आकर के बैठ करके बोलूंगा। मुझे लगता है कि बहुत गलत परंपरा है और इस परंपरा को रोकना चाहिए। अशोक गहलोत पे सवाल खड़ा होना बिल्कुल प्रतिपक्ष की ओर से लाजमी है। 2 कार्यकाल में उन्होंने ऐसा ही किया, ये चाहे 13 से 18 का कार्यकाल रहा हो या फिर उससे पहले 2003 से 8 का कार्यकाल वसुंधरा राजे का रहा हो। सच्चाई है वीरेंद्र शर्मा जी, आपकी बात को मैं अप्रिशिएट करता हूं। ये बिल्कुल कोई भी हो बैठना चाहिए, क्योंकि हाउस के आप जब सदस्य हैं तो केवल ये नहीं है कि जिस दिन बजट है या हाउस पहले दिन चला आपको बोलना चाहिए। आपको बताऊं कि सदन चला ही कितने दिन? नहीं, सदन चला है। देखिए, हाउस चला है, चाहे 3 दिन चलाओ चाहे 100 दिन चलाओ, मायने ये नहीं रखता सुशील शर्मा साहब। ये जरूरत करने के लिए जो नियमित जितने दिन सदन चलना चाहिए उतने दिन कभी सदन चला ही नहीं। बात ये नहीं है, आप ये बैठना चाहिए। अशोक गहलोत जी को बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। सर, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा। आप विधानसभा के आंकड़े निकाल के देखिए, आपके शासन से ज्यादा सदन चला है। आप विधानसभा के आंकड़े निकाल के देखिए, आपके शासन से 2008 से 2013 से ज्यादा शासन चला है। इसमें क्लियर करूं इसमें एक मैं बात, पिछले वित्तीय वर्ष में जरूर हाउस वीरेंद्र शर्मा साहब एक पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था, पिछले फाइनेंशियल ईयर का बजट सत्र। उसके बाद आप देखेंगे कभी भी नहीं गिरावट। 1998 का से जो कार्यकाल में जितनी बैठकें थी उससे कम 2003 में, 3 से के बाद में 8 में, 8 के बाद में 13 में लगातार बैठकों की कमी हो रही है। मुझे लगता है कि उचित नहीं है। देखिए, सभी की जिम्मेदारी, हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी भी है ये। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की आम जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपके निर्णय को, जनता के निर्णय को श्रेयोधार्य कर रचनात्मक और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका। चलिए, मेरा तो सवाल था ब्रजेश जी से। ब्रजेश जी, मैं ये जो आंकड़ा देख रहा हूं इसमें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने जब देखा 2013 में 163 सीट और 98 में 156 सीट कांग्रेस को दी। प्रतिपक्ष बड़ा कमजोर रहा। हालांकि भैरव सिंह शेखावत की अपनी एक उपस्थिति अपने आप में एक बड़े मजबूत विपक्ष की भूमिका के लिए थी। 36 सीट मायने नहीं रखती थी, शेखावत की अपनी एक उपस्थिति थी। लेकिन अभी बड़ा मजबूत विपक्ष, इसमें जो लोग जीत करके आ रहे हैं, वो चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे गुलाब चंद कटारिया हो, फिर चाहे दूसरे और लोग हो, अपनी उपस्थिति ठीक से दर्ज करा पाएंगे। एक मजबूत सरकार तो देखिए जो बनती है मजबूती के साथ होती है, लेकिन प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यह तस्वीर बदल सकती है, बाध्य कर सकती है सरकार को कि बैठ के करिए,
हम जवाब सुनना चाहते हैं, हम जवाब लेना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, ये बात सही है। प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जो लोग जीत करके आए हैं वो लोग सरकार चलाने की और सरकार में विपक्ष में बैठने की क्षमता रखते हैं। वो सोच और उनका ज्ञान दोनों बड़ा है, अनुभव बहुत है। चाहे वो कैलाश मेघवाल हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, सीपी जोशी जैसे नेता भी अब शामिल होंगे। हाँ बिल्कुल। तो एक तरफ विपक्ष है, दूसरी तरफ पक्ष है। तो पक्ष विपक्ष के नेताओं को आपस में बैठ करके सदन को जब तक सही बिल्कुल संयम लोढ़ा है, ये सारे अच्छे बेस्ट पार्लियामेंट्रियंस इनको कहा जा सकता है। इसमें कोई अतिशक्ति नहीं होगी। निश्चित रूप से इनकी डिबेट्स, उनके क्वेश्चंस ये काफी मायने रखते हैं। तो मेरा मानना यह है कि प्रतिपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। और इतना अगर जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, इन सीटों के साथ जब वो विपक्ष में बैठेगी तो मैं समझता हूं वो रचनात्मक सुझाव भी देने चाहिए। और अगर कहीं उन्हें स्वीकार भी करना चाहिए अगर वास्तव में कोई अप्रिशिएट करने वाले हैं। अगर सरकार कहीं गलती पर है, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, अगर वो सरकार कहीं गलती पर है तो प्रतिपक्ष की उन बातों को मानना भी चाहिए सरकार को कि नहीं, ये चीज जो चीज सही है वो जायज होना चाहिए। क्यों, सदन सबका है, सदन पूरे प्रदेश का है। सदन में जनता की आवाज उठाई जाती है, जनता के सवाल उठाए जाते हैं, जनता के प्रश्न लिए जाते हैं, उनका जवाब देना सरकार को जरूरी है और सवालों को उठाना यह प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है। चलिए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और तस्वीर जो सामने आ रही है निश्चित रूप से सरकार को मनमानी नहीं करने देगी। प्रतिपक्ष मजबूत होना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है। सरकार को क्लियर मैंडेट भी मिलना चाहिए ताकि किसी कंप्रोमाइज अगर किसी के साथ करना भी पड़ता है तो उसमें ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो। क्योंकि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम एक एजेंडा है जिसे यही कहा जाता है कि आप अपने एजेंडे के साथ समझौता कर रहे हैं, लेकिन उसमें विकास की योजनाएं बाधित हो सकती हैं। कोई दूसरे जो चीजें हैं आप सही को सही नहीं कह पाएंगे, गलत को भी कई बार निगलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैंडेट में महज एक सीट पीछे हैं, लेकिन जैसे सुशील शर्मा साहब कह रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो निर्दलीय जीत के आए हैं। बिल्कुल सही है, बाबूलाल नागर हो, चाहे संयम लोढ़ा हो या फिर रामकेश मीणा हो, कई ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस के लक्ष्मण मीणा हो, महादेव सिंह खंडेला है, कई ऐसे चेहरे हैं जो जीत करके आएंगे। अभी भी क्या हाथी का सहारा लेना पड़ेगा आपको? नहीं, अपने कांग्रेस परिवार के बहुत लोग हैं और हम तो सबको साथ लेके चलेंगे जी। 2019 की जो रचना हो रही है, जो पूरे देश में सबको साथ लेके चलने की बात चल रही है, तो यहाँ भी चलेंगे जी। और बसपा ने तो आप देखो कि चाहे उत्तराखंड में भी हमारी सरकार को बचाया, नहीं, एक आपके गठबंधन में भी भरत सुभाष गर्ग जो जीते हैं वो भी आप लोगों के सहयोग, और गर्ग साहब जो है वो हमारे गठबंधन में जीते हैं। तो इसलिए हम तो सबको साथ लेके चलेंगे। राजस्थान के विकास का मामला है, राजस्थान की जनता को जो 5 साल पीड़ाई हुई है उनको कम कैसे कर सकते हैं, बेरोजगारों को कैसे रोजगार दे सकते हैं, नए अवसर कैसे पैदा हो सकते हैं, आम आदमी को कैसे राहत दे सकते हैं, तो सब मिलकर ही काम करेंगे। चलिए कुलवाल साहब, आप लोग अपने विधायकों को ताकीद करेंगे कि इस बार किसी भी तरह से कोई घालमेल ना हो, क्योंकि ठगे हुए हैं एक बार के लिए आप, तो ऐसी पोजीशन में दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। अभी विधायक दल की बैठक या कुछ उन लोगों को आप समझाएंगे कि अब की बार हाथी जहां सीधा चलना चाहिए वहीं चले, दाएं बाएं ना चला जाए? नहीं योगेंद्र जी, हमारे सब लीडर्स कार्यालय पे आ चुके हैं। उन सभी विधायकों जो जीत रहे हैं उन सबको हमने बुला लिया है और कल सुबह 11 बजे वो पार्टी कार्यालय में आएंगे। और अब वो स्थिति बनेगी नहीं, और मैं कहता हूं बननी भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र के लिए चाहे राज किसी का भी आए, वो राज सीधा सीधा होना चाहिए। जो आपने कहा टेढ़ा मेढ़ा राज में नहीं जाए, तो हम नहीं चाहते कि सरकार जो बन रही है वो सरकार अपने खुद के बलबूते में बने, इस अन्य दल के लोगों को न तोड़े, इसमें ज्यादा फायदा रहेगा। चलिए, खतरा तो नहीं है लेकिन जोड़ तोड़ नहीं, हमको डर नहीं है साहब। इनको पुराना खतरा वापस नजर आ रहा है। वही मैंने कहा कि अब छाछ को भी फूंक दे देकर पीना शुरू करेंगे, क्योंकि मायावती जी का बड़ा एक एजेंडा था कि विधायक जीत के आए तो कहीं किसी दूसरे पाले में ना चले जाए। खैर चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए आपका फैसला। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका फैसला और हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। ब्रिजेश जी, एक मेरा छोटा सा सवाल होगा यहाँ पे, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो,
या मुझे लगता है कि एक सिंपैथी की लहर भी चली है। बीडी कल्ला जिन्हें टिकट काट दिया गया था और उनके समर्थक लगातार प्रेशर बना करके और जुटे रहे, आखिर कांग्रेस को अपना फैसला बदल के एक सीट पे फैसला बदला गया, उन्हें टिकट दिया गया। लक्ष्मण मीणा 2 बार चुनाव हार गए थे और कांग्रेस ने टिकट काट दिया, फिर दिया। संयम लोढ़ा चुनाव हार गए थे 2 बार, फिर टिकट दिया। मैं ये देख रहा हूं कि ये लोग जीते हैं चुनाव, तो क्या माना जाए इसे कि संघर्ष। मैं इसमें एक चीज आपसे थोड़ा सा स्पष्ट करूं कि आपने इन लीडर्स की पिछले 5 साल की कार्यशैली को देखिए। इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने निर्वाचन क्षेत्र को जहां ये काम करते हैं, उस निर्वाचन क्षेत्र में लगातार संपर्क में रहे, लगातार काम करते रहे, उसका असर है। बीडी कल्ला को जब ये टिकट नहीं दिया गया था तो इलाके में वो ऐसा नहीं है कि कोई उनकी कांग्रेस के वर्कर आए हों, उनके इलाके के लोगों ने इस बात को प्रेशर डाला कि नहीं, इनको टिकट देना चाहिए, और अल्टीमेटली कांग्रेस ने टिकट दिया। ठीक संयम लोढ़ा का भी, संयम लोढ़ा ने भी अपने इलाके में, देखिए होता क्या है कि चाहे आप विपक्ष में जब रहते हैं तो काम कराने की आपकी उतनी पावर नहीं रहती, या ये कहना चाहिए उतनी आपकी क्षमता नहीं रहती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया अपनी समस्या को लेकर के, आपने उसकी समस्या को सुना और जितना हो सका अगर आपने उसको भरोसा दे दिया, या कहीं फोन करना है कर दिया, या ये कह दिया कि भाई ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मैं समझता हूं वो वर्कर या वो आम आदमी उससे जुड़ जाता है। दूसरे जो मैं इसमें शायद इनको थोड़ा सा अदरवाइज न ले इसको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ता की तो मैं नहीं कहता, लेकिन नेताओं में एटीट्यूड, वो जिसको कहते हैं ना, वो उनको दिक्कत कर दी। वो अगर एटीट्यूड नहीं दिखाते तो जनता का जुड़ाव ऐसे। एक मेरा छोटा सा सवाल हो रहा है, मैं इसका इनको एक आंसर दे दूं। बहुत अच्छा एटीट्यूड की बात कर रहे थे, आपने देखा होगा बहुत अच्छा उदाहरण आमेर का। सतीश जी पूनिया केवल 329 वोटों से चुनाव हारे थे, लेकिन चुनाव हारने के दूसरे दिन से वो लगातार फील्ड में रहे, उसका बेनिफिट मिला ना उनको। एटीट्यूड वाली बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वो वर्कर, मैं वही कह रहा हूँ, वो पिछले 5 एक तरफा नहीं कर, मैं फिर नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं फिर एक तरफा आपने कहा एटीट्यूड भारतीय जनता पार्टी की, मैं ज्यादातर नेताओं की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं वही कह रहा हूँ, सतीश पूनिया ने 5 साल जितना दूसरे नेताओं ने काम किया उतना उन्होंने किया। मैं वही कह रहा हूँ, सतीश पूनिया ने वही किया। मैं आपको एक, चले अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि जो कुछ हमारा सिनेरियो है, जिस तरह से हमारी काम करने की एक तरीका बन गया है बीजेपी का, मुबारक हो आपको, आप इसी तरीके में ढले रहिए, आप इसी तरह से काम करिए। अगर ये आप लोगों का अहंकार, एटीट्यूड नहीं लगता है तो बिल्कुल ये होना चाहिए आप लोगों का, बिल्कुल यही तरीका रखिए आप, बहुत अच्छी बात रहेगी, परिणाम भी आएंगे सामने इसके। और आप सतीश पूनिया को कोट कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सतीश पूनिया पहले दिन से काम किया और उन्हीं वजह से ये बड़ी वजह है, सतीश पूनिया की मेहनत की वजह से ही जीत के आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें खुद की मेहनत। और जो निर्दलीय लोग जीत रहे हैं, अगर कोई कहे तो वो भी अपना वजूद कायम किया अपनी मेहनत की वजह से किया उन्होंने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी जाति के लोग वहां चंद लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ही जीत करके आ रहे हैं। ये बड़ी वजह है कि उनकी मेहनत उनको तोहफा के रूप में मिली है। जी ब्रजेश जी, बिल्कुल सही बात है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये मेहनत है। नेता जितना अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेगा, लोगों से टच में रहेगा, संपर्क में बराबर बना रहेगा, उतना उसको फायदा होगा। आप जब जनता से संपर्क में ही नहीं रहते, उससे कटके रहते हैं। अभी इन्होंने सतीश पूनिया का नाम, सतीश पूनिया पिछले 5 साल लगातार जनता के संपर्क में रहे, ऐसा नहीं है नहीं रहे। मैंने फिर वही बात कही कि सारे नेताओं का एटीट्यूड नहीं, लेकिन कुछ नेताओं में, अगर नेताओं का या मिनिस्टर्स में एटीट्यूड नहीं होता तो क्या जरूरत थी कि 19 मंत्री भारतीय वसुंधरा सरकार के हार जाते? क्या उनका एटीट्यूड आपको पता है? लोग उनके एटीट्यूड को लेकर के ही सवाल करते थे। कांग्रेस के नेताओं का एटीट्यूड आपने वो नहीं बताया। कांग्रेस के नेता मैं कह रहा हूं फिर कांग्रेस। वीरेंद्र शर्मा साहब, आप सवाल नहीं सुन रहे हैं। मैंने सबसे पहले यही कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस, सुनिए एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए कि बीजेपी, एक बार ब्रजेश जी, बीजेपी और कांग्रेस को इस बात का आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसी वजह क्या हो रही है कि हमें खारिज किया जा रहा है। मैंने यही कहा कि 2008 के मंत्री वो भी लगातार धाराशायी हुए, 2013 के मंत्री वो भी हारे, तो ऐसा क्या हो 2018 में भी वही मंत्री हारते आ रहे हैं। एक लंबी लिस्ट जो है हारने वालों में मंत्री शामिल हो रहे, कोई तो ऐसी वजह होगी
उनके व्यवहार की वजह से या दूसरी कोई चीजें हैं? कोई तो बात ऐसी होगी जिसमें जनता उन्हें खारिज कर रही है। बिल्कुल स्पष्ट है, जो जनता के अनुकूल नहीं होगा या जनता के साथ नहीं होगा उसके साथ वही बात ब्रजेश जी बोल रहे हैं। बीजेपी के लिए ये लंबित 2003 से चली आ रही है ये बात। मेरी एक बात सुनिए, अशोक गहलोत सरकार में क्या मंत्री नहीं आ रहे? सारे इसी वजह से आ रहे। वसुंधरा सरकार में इससे पहले क्या मंत्री नहीं आ रहे? सिर्फ इसी वजह से। वापस अभी फिर आप अपने से आ रहे। देखिए बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, क्या मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ से आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना दोनों तरफ से आ रहे हैं जी, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से है। चलिए एक बात और, मैं बीजेपी से स्वीकार करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लेकिन एक बात मैं सवाल करना चाहूंगा आपसे। मैं एक बार सवाल, आप वीरेंद्र जी आप पे बने रहिए। आप लोग जिस भाषा में जिस अंदाज में अभी भी हैं आप लोग बिल्कुल रहिए। मैं तो कहूंगा मुबारक को आप लोग जरूर इसी में रहिए। नहीं मीडिया का तो दमन आप लोग ऊपर से करते आ रहे हैं, लेकिन दबे नहीं जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया आ गया है कि आप लोग चाह करके अभी उसे खारिज नहीं कर सकते। मैं एक बात जानना चाहूंगा, लगातार 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद से, लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, ये मैंने खबर के माध्यम से भी 3 ब्लॉक अध्यक्ष को कोट करके बाकायदा खबर के साथ में मैंने बताया, दबी जुबान में बीजेपी के नेताओं ने स्वीकार किया, लेकिन जब कैमरे पे आते हैं कि नहीं ये सब चीजें गलत हैं, ये मीडिया की बनाई हुई रिपोर्टें हैं, बहुत अच्छी बात है। कार्यकर्ताओं को कहना है कि हमें सांस ही नहीं लेने दिया। पहले दिन से हमें एक कोल्लू के बैल की तरह इस तरह से रगड़ के रखा है, और जब काम आते तो कहते हैं कि जरूरी नहीं है सत्ता में सारे काम हो, ये हमारा ये सब कुछ बीजेपी का ये नजरिया भी नहीं है, बीजेपी का ये अंदाज भी नहीं है, हम समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता समर्पित होता है, नेता अपने पॉकेट भरते रहे। ये जो एक बड़ा ट्रेंड रहा बीजेपी में, यही बड़ी वजह रही कि बूथ पे बेशक कार्यकर्ताओं को आइडेंटिफाई कर दिया हो, पन्ना प्रमुख बना दिए हो, लेकिन उन्होंने उस तरह से कोऑपरेट नहीं किया जिस तरह से आप लोगों ने पहले भी सवाल खड़ा किया कि बीजेपी में बहुत सारी सीटों में भीतरी घात का सामना करना पड़ा। वजह साफ रही है ये? बिल्कुल वजह साफ है। मैं अब आपको एक बात कहूं, आपको ध्यान होगा कि पिछले समय में, आप तो उसमें हैं, पिछले समय से सामान्य पब्लिक मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से लगातार संपर्क में रहती थी, अपने ग्रीवेंसेस देती थी। क्या वजह रही कि इसमें लगातार गिरावट आई? जब आप जनता की सुनेंगे नहीं, उनकी शिकायतें नहीं सुनेंगे, उनकी समस्याओं का निवारण नहीं करेंगे तो दूर होंगे। ठीक यही स्थिति कार्यकर्ताओं की रही। कार्यकर्ता अपना अगर कोई काम लेके, जब आपको काम पड़ा तब तो आपने कह दिया कि हमारा वर्कर है, आपको समर्पित भाव से काम करना है, और जब अब वो कोई काम लेके जाता है आपका कि साहब किसी मिनिस्टर के पास या किसी और के पास भी जाता है कि साहब हमारा ये कार्य है, तो उसको टाल दिया जाता। तो वो नाराजगी वर्कर में रही है, और ये आपको शायद इस बात का अच्छी तरह पता हो कि लोगों में सामने नहीं आते वर्कर, सामने नहीं आना चाहते कार्यकर्ता, लेकिन कार्यकर्ताओं ने ही ये नाराजगी दिखाई है। वरना इतने नजदीक आने के बाद भारतीय जनता पार्टी या सरकार, मैं समझता हूं आगे बढ़ सकती थी अगर इनका कार्यकर्ता थोड़ा सा भी खुश होता तो आगे आ सकता था। मैं वीरेंद्र जी, एक सवाल मेरा है, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सूबे के मुखिया को लेकर के कई बार सवाल खड़े किए, वो खुद दूर रही पब्लिक से, जनता से। आप ये तो कहेंगे कि जिला मुख्यालय पे भी गए थे, संभाग मुख्यालय भी, न्याय आपके द्वार भी, सरकार आपके द्वार भी, सारी चीजें करती, लेकिन ये लगातार बातें सामने आती थी कि मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता के बीच डिफरेंस होता जा रहा है। ये कहीं दिखाई दे रहा था आप लोगों को? ये बिल्कुल झूठ है। हाँ बिल्कुल जी, आप मेरा पूरा जवाब भी सुनिए। आपने हाँ, सवाल पूछा, उसका जवाब भी बिल्कुल दीजिए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी जितने दिन फील्ड में रहे, आप राजस्थान का इतिहास देख लीजिए, अगर कोई मुख्यमंत्री इतने दिन रहा हो, पहली बात। दूसरा विषय, आपने ग्रीवेंस की बात बोली, तो ग्रीवेंस में संपर्क पोर्टल के ऊपर जितना डाटा है, जितने भी ग्रीवेंस आए उन सबका निदान हमने किया है। दूसरी बात। तीसरी बात, हमारे कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ताओं के लिए हमारे यहाँ पे संगठनात्मक रूप से व्यवस्था थी, उनकी जितने भी ग्रीवेंस थे वो हमने दूर किए। तो ये आप की बनाई हुई बातें हैं, आप उसके लिए हारने का कोई कारण ऐसे दो बता सकते हैं आप मुझे? ये बड़ा कारण रहा हारने का? कितने हुए? हाँ बताइए। हारने का ऐसा कुछ कारण होता तो बीजेपी की भी वही हालत होती जो 2013 में कांग्रेस की हालत हुई थी। कांग्रेस विपक्ष की पार्टी के रूप में भी नहीं था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा कुछ होता तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वैसी होती। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के भी कार्य किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के भी कार्य। मैं तो हार का कारण पूछ रहा हूँ, कोई कारण बता सकते हैं आप किस कारण से हम पिछड़ गए? जल्दी वो कारण भी बताएंगे। हाँ। एक बार पूरा परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद में आप चिंता। अभी कुछ दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ जंप कर सकते हैं आप लोग? नहीं, जंप की बात नहीं है। हाँ? आपने जो बात कर रहे हैं ना कि एक विधानसभा पे हम देखेंगे किस वजह से आ रहे हैं, पूरा निर्णय करने दीजिए, उसके बाद आपको भी बताएंगे किस लिए आ रहे हैं। आपको एक बात की जानकारी है कि नहीं, मुख्यमंत्री
निवास के ऊपर रेगुलर मुख्यमंत्री जन सुनवाई हुआ करती थी, वो उस जन सुनवाई का क्या हुआ? और आपको ये जानकारी है कि संपर्क पोर्टल भी माध्यम, अरे ये तो पहले भी थे संपर्क पोर्टल महाराज, ये पहले भी थे, मैं वही कह रहा हूँ कि पहले भी थे, आप पहले भी थे, मैं वही कह रहा हूँ बिल्कुल पहले भी थे ये। तो मुझे एक बात बताइए, जब तक आप रूबरू नहीं मिलेंगे, जब तक आप आंख से आंख नहीं मिलेगी, जब तक आप लोगों को विश्वास नहीं होता, आपने भेज दिया, ठीक है, व्यक्तिगत राय हो सकती है, सभी से रूबरू भी मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब क्षेत्र में जाती थी तब भी सभी से रूबरू मिली है, और यहाँ पे उनके आवास पे भी सभी से रूबरू मिली है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मुख्यमंत्री मिली है और जनता के काम भी खूब हुए हैं, विकास जमकर हुआ है। लेकिन ये रिजल्ट जो है ये पता नहीं किस तरह से कुछ आए हैं। बीजेपी को खुद को इन पर भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन रिजल्ट तो रिजल्ट है, ये मानने पड़ेंगे, इसमें बाध्यता है, भरोसा है बिल्कुल। आपको भरोसा आपका नहीं भी होगा तो ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो मतदाता तय कर देता है वो स्वीकार करना ही पड़ता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मंत्री चाहे, बिल्कुल 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 ये होना चाहिए। अगर आप ये तो देखिए, कोई बाध्यता दूसरी पार्टी दे ही नहीं सकती, ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, स्वीकार करना ही होगा कि अगर हम चाहें। आप ये कह रहे हैं बीजेपी अहंकारी, बीजेपी का एटीट्यूड, आप ये देखिए आपके चैनल के ऊपर कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं है, ये कांग्रेस का एटीट्यूड और अहंकार नहीं है, आप उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आप सब आपने कह दिया, बीजेपी ने आपने कह दिया, आप उधर भी तो बोलिए ना, अभी तो आप एक पक्षीय मत बोलिए सर, अभी तो सरकार नहीं बनी है पूरी रूप से। वीरेंद्र शर्मा जी स्तंभई से बनाकर रखिए सर, बिल्कुल बनेगा, उसकी आप परवाह मत करिए, आप उसकी परवाह मत करिए, उसको पूरी राजस्थान की जनता देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र शर्मा साहब, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की वजह से ही आप लोगों को काला कानून वापस लेना पड़ा था। ये चौथे स्तंभ की मजबूती का ही कारण था, आप ये मत भूलिए। आप लोग तो चौथे स्तंभ को दबाने के लिए वो कानून लेके आ गए थे, लोगों को जेल में डालने की तैयारी कर ली थी। आप उसको यहाँ पे याद दिला रहे हैं, ये इमरजेंसी से भी खतरनाक कानून लेके आ रहे थे आप, तो आप अभी उसकी बात कर रहे हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने दीजिए, कांग्रेस को हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अशोक गहलोत को भी लगातार बताया जाता था कि आप इन चीजों में फेलियर हैं, अगर उनके समझ में नहीं आई तो आपको मौका मिला, आपने स्वीकार किए, उसके लिए आभार आपका। आभार। तो काला कानून अगर आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जहां मीडिया, क्योंकि हम आईना दिखाने के काम करते हैं, लेकिन आज पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि हमारी हाँ में हाँ भरें, हमारे को बिल्कुल वो जो हमारी आंखों को पसंद है दिखाए वही जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो संभव है। आंखों को पसंद हो, नहीं, जनता को पसंद है, जो जनता को पसंद है। वीरेंद्र शर्मा साहब, आपकी शैली, आपका नजरिया ये हो सकता है। मैंने कहा ना कि रस्सी जल गई लेकिन अभी तक बल गया नहीं है, आप उसी अंदाज में पेश आ रहे हैं और उसी तरह से बात कर रहे हैं अभी। हाँ, कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं है, अभी सरकार बनी नहीं है, आप अभी अपनी तरफ से कह रहे हैं अभी उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, जब तक शपथ नहीं ले लेते हैं, जब तक सरकार का गठन नहीं होता, आप कैसे तय कर सकते हैं किसमें अहंकार है किसमें नहीं है? फिर आप बीजेपी के एटीट्यूड, 5 साल देखा, उसका नतीजा बता रहे हैं ना आपको, आपको 5 साल वही तो दिखा रहे हैं, वही मैं दिखा रहा हूँ सर, वही बीजेपी जनता ने बिल्कुल 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 नतीजा जनता ने देखे, बिल्कुल नतीजा ही तो दिखा रहे हैं आपको, नतीजा ही तो दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने उसका नतीजा भुगत लिया, कांग्रेस नतीजा भुगत चुकी है। और एक बात और मैं कह देना चाहूंगा आपको कि आपने कहा कि कांग्रेस प्रतिपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रही। सीएलपी लीडर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाया गया था, वो बीजेपी की वजह से नहीं बना था, बाकायदा 21 सीट थी। अगर वो 20 से कम आती तो ये मैं आपका ज्ञानवर्धन कर रहा हूं, आप समझ लीजिए इस बात को, हंसने से काम नहीं चलेगा। 21 सीट थी उनकी और 10% सीट लाना जरूरी होता है सीएलपी लीडर बनने के लिए। मैं आपकी बात को मानता हूं। आपने कभी आपके चैनल के माध्यम से 5 साल में कभी ये दिखाने की कोशिश की कि अशोक गहलोत जी ने विधानसभा दर्जनों बार आप ये रिपोर्ट में आपको दूं, ये उचित जरूरी नहीं है मेरे लिए। हर विधानसभा सत्र में हमने कोट कर करके अशोक गहलोत से वो सवाल भी पूछे हैं। आप मुझे पहले दिन आपके रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, या आप आपके चैनल में आधे घंटे बाद रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए कि आपने कब ये क्वेश्चन उठाए कि अशोक गहलोत विधानसभा दर्जनों बार मैं सिंगल रिकॉर्डिंग दिखाइए, मेरे चैनल की रिपोर्ट चैलेंज करता हूं, रिकॉर्डिंग दिखाइए। आपके चैलेंज करने से कुछ उपलब्ध रहता है। आप राजनीति छोड़ेंगे, आप राजनीति छोड़ेंगे, क्या है, आप राजनीति छोड़ेंगे, दिखाइए। मैं जो कह रहा हूं, अगर आप ये चैलेंज कर रहे हैं, आप राजनीति छोड़ेंगे, बोले राजनीति छोड़ेंगे। बिल्कुल मैं स्वीकार करूंगा मेरी गलती को। गलती क्या होती है? स्वीकार करूंगा, गलती स्वीकार करना गलती बड़ा विषय होती है सर। नहीं, आप राजनीति बिल्कुल नहीं, एक बार नहीं 5 बार हर सत्र में हमने अशोक गहलोत को कोट किया है कि अशोक गहलोत आप आते क्यों नहीं है, सवाल पूछा है मैंने नहीं, तमाम मीडिया हाउसेज ने पूछा कि गहलोत साहब आप पहले दिन क्यों आते हैं। बात कर रहा हूं सर, दूसरे की नहीं,
हमें पता। आप राजनीति छोड़े तो मुझे घंटे भर का वक्त दीजिए, मैं आपको वो कॉपी भी दिखा सकता हूँ। जी आप राजनीति छोड़ेंगे, तय करिए, जनता को भी आप बताइए। आप वो दिखा रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा जी आप बताइए कि आप राजनीति छोड़ेंगे। मैं आपके आप समय जाया मत करवाइए मेरा, आप समय जाया मत करवाइए। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपको डिबेट और ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, आप अतिथि के नाते आप हमारे साथ जुड़े थे, आप फ्री हैं, आप जाना चाहे आप जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पक्ष की बात नहीं है, क्योंकि आज आपकी स्थिति नहीं है। बीजेपी के हर नेता की पोजीशन आज यही है, क्योंकि उनको भरोसा नहीं हो रहा कि राजस्थान की जनता इस तरह से हमें बाहर कर सकती है, सत्ता से फेंक सकती है। यही पोजीशन है, यही बड़ी वजह है। आज आपके नहीं है, बीजेपी का चौथा पैनल है। सुबह से हम यही स्थिति देख रहे हैं, बीजेपी के किसी नेता को पता नहीं कोई आज सुनना पसंद नहीं आ रहा है। नहीं, आपके हिसाब से चलेंगे भी नहीं। खैर चलिए, आप बिल्कुल आप आजाद हैं, मैंने आपसे कह दिया, आप बिल्कुल फ्री हैं। मेरे पास में अतिथि थे, मैं उनसे चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। कुलवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये जो सब चीजें हैं, अभी मुद्दे जिनकी बात कर रहे हैं हम, बीजेपी के लिए आपके लिए भी होंगे। आनंद पाल का इशू हो, महंगाई का इशू हो, या फिर आरक्षण का जो इशू था, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीएसपी भी खामोशी साधे रही। वजह क्या रही? नहीं योगेंद्र जी, सवाल इस बात का है कि देखो, हमारी पार्टी कभी भी, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग जो रोक के जाम करके जनता के लिए झूठे आंदोलन करा के जनता को गुमराह करके इस प्रकार के आंदोलन करने के लिए हमें बहन जी अनुमति नहीं देती है। क्यों? कि जाने कौन आदमी किस समय रोड से बीमार होकर जा रहा है, उसको तकलीफ हुए। वो हमारी पार्टी इन चीजों में विश्वास नहीं करती है। वो कहती है जो काम करना है वो लिखित में करें और लिखित में सरकार को दें। हम वो काम करते हैं। सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस हार के बाद भी अपनी स्वीकारता नहीं करती है, तो इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती है। लोकतंत्र में विश्वास एक सबसे बड़ी चीज होती है और विश्वास से ही देश चलता है। मगर ये लोग तानाशाही रवैये को दिखा के क्या गुमराह करना चाहते हैं लोगों को, इसका मुझे नहीं पता। आज इनकी स्थिति ये क्यों नहीं योगेंद्र जी? इन्होंने व्यापारियों के साथ क्या किया, इन्होंने किसानों के साथ क्या किया, इन्होंने युवकों के साथ क्या किया, इन्होंने किस समाज के 36 कौम को किसके साथ क्या किया इन्होंने। तो ये जिस प्रकार की बात अभी भी जो इनकी भाषा। चलिए, समय का अभाव में कुलवाल साहब आपको भी रोकना चाहूंगा। मुद्दे कुछ ऐसे रहे जिसमें बीजेपी को भी चिंतन करना होगा और कांग्रेस को भी करना होगा। कांग्रेस अगर यह सोच के चल रही थी कि 125 से 150 सीट हमारी आएंगी, तो उसका आधार क्या था, और अगर पिछड़ गई, वो आंकड़ा नहीं छू पाई, तो वजह क्या रही? बीजेपी मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस चीज का अगर मंथन करेगी, मंथन अगर उस स्थिति में ठंडा पानी पी करके अगर मंथन करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस नतीजे तक पहुंचेंगे। और अगर अभी भी मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो एक अहंकार, अकड़, एरोगेंसी, अगर उसी तरह से अगर बीजेपी अभी भी उस नजरिए से हर चीज को सतोल के देखेगी, तो 2019 का चुनाव सामने है, जो बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए। क्योंकि 3 राज्यों से सत्ता से बाहर जाना मुझे लगता है बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा, इसे सह पाना। और जो मैंने पहले भी कहा कि विजय अभियान का रथ 2013 में यहीं से नरेंद्र मोदी का शुरू हुआ था, जो 1.5 दर्जन राज्यों में काबिज बन पाया था। ऐसा ना हो इसमें ऐसा नहीं हो कि ये रथ के पहिए वापस से एक राउंड लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही रुक ना जाए। ये बीजेपी के चिंतन की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसला में बस इतना ही। सभी का दीजिए इजाजत, नमस्कार।